हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप बेटा सब लोग बहुत मज़े में हैं। वेलकम यू ऑल टू दिस प्रयास 2.0 क्लासेस की में मैथमेटिक्स की क्लासेस, जहाँ पे हम लोग 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स करा है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लिया है, और अब बारी है बेटा चैप्टर नंबर 3 की। तो बेटा बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, एक बार मैं आपसे कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हो सकता है, देखिए, अब 2 चैप्टर्स अपने खत्म हो गए हैं, 2 वीक से अपनी क्लासेस चल रही हैं। हो सकता है अब आपका सारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी स्पीड से सिलेबस चल रहा हो, और ऐसे ही चलेगा देखो अब आगे, क्योंकि टाइम अपने पास देखो कम है और चैप्टर्स करने हैं बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी सारे बच्चे हो सकता है थोड़ा बहुत बैकलॉग में कहीं ना कहीं फंस गए हो। तो अब आज हम बेटा बैकलॉग की बात करेंगे कि किस तरह से नंबर 1 बैकलॉग बनने ही नहीं देना, एंड नंबर 2 अगर बन गया है तो हम उसको किस तरह से उसको किस तरह से खत्म करें। तो दोनों चीजों पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। बैकलॉग बनता है, बहुत सारे बच्चों का बनता है। देखो, थोड़ा बहुत बन रहा है, थोड़ा बहुत किसी चैप्टर में छूट गया, वो अलग बात है। बट देन कोई बहुत सारे चैप्टर्स में अगर ये चीज होने लग गई, शुरुआत से ही होने लग गई, तो क्या है कि ये चेन रिएक्शन की तरह आगे के चैप्टर्स में भी होना शुरू हो जाएगा। अभी मान लीजिए सेकंड चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें छोड़ के बैठ गए, थर्ड चैप्टर शुरू हो गया तो आधी चीजें समझ नहीं आई, फोर्थ में भी नहीं आई, फिफ्थ में भी नहीं। तो 1-2 चैप्टर में पूरे साल भर में पूरे सिलेबस में हो गया, कोई बात नहीं। बट सारे चैप्टर्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि सारे के सारे में बिल्कुल ही बैकलॉग किसी में ना हो। ऐसा करना थोड़ा सा बेटा मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं। तो हम पहले ही डिस्कस करेंगे कि बैकलॉग, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी तो हमारा बना ही नहीं है, आप अभी से ये बोल रहे हो कि बन गया बन गया। तो बेटा नहीं बना इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं बन सकता। आगे ना बने इस वजह से सबसे पहला पॉइंट कि बैकलॉग ना बने, इसको हम कैसे इंश्योर करें। देखो, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है। बैकलॉग ना बनने का एक ही तरीका है कि आप डेली बेसिस पर अपना काम खत्म करेंगे। हर टीचर यही बात बोलता है। बैकलॉग का अगर निचोड़ निकाला जाए, किसी भी टीचर का अगर आप सुनेंगे कि वो बैकलॉग के बारे में क्या बता रहे हैं, तो वो एक कॉन्साइज स्टेटमेंट में समराइज किया जा सकता है, दैट इज कि आपको अपना काम डेली करना है। अब ये कहना जितना आसान है ना, उतना ही मुश्किल है करना। सबसे पहले तो हमारा काम है क्या? सबसे पहला काम है हमारा लेक्चर्स को अटेंड करना, राइट। वो हम लोग सर टाइमली करते हैं, क्योंकि रोज एक टाइम पे हमारे लेक्चर्स आते हैं, हम टाइमली कर लेते हैं। तो वो तो मोस्टली लोग कर लेते हैं। जो सेकेंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है वो नहीं कर पाते। सेकेंड पार्ट क्या है कि सर लेक्चर को रिवाइज करना, लेक्चर के नोट्स बनाना। बेसिकली रिवीजन से मेरा मतलब नहीं है दोबारा पूरा वीडियो देखना, बट आपने जो सीखा उसको अपने दिमाग तक उतारना और उसको लर्न करना या उसको अपनी मेमोरी तक उतारना, वो होता है रिवीजन या नोट्स बनाते वक्त जो आप काम कर सकते हैं। दैट इज द सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज होमवर्क करना। जो हमने लेक्चर किया उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। अब आप बोलेंगे कि सर डीपीपी इतनी बार लेट आती है तो वो वाला पार्ट छूट जाता है। अग्री करता हूं, शुरुआत की टीथिंग इश्यूज हैं, धीरे धीरे वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट आपको अपने एंड पे जो क्वेश्चंस मिल गए हैं, जो होमवर्क मिल गया है, उसको इंश्योर करना है कि उसमें बैकलॉग ना बने। अब ऐसा कैसे होगा? देखो, जो आपका लेक्चर का टाइम है, लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद हाफ एन आवर से 30-40 मिनट्स इनफ है पूरी चीज को रिवाइज करके अपने नोट्स में बनाने के लिए। एंड अगर आपने, देखिए मैथ्स में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, तो अगर आपने घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी दिन में दे दिए, तो आपका होमवर्क मोर और लेस 80% खत्म हो जाएगा। हो सकता है 100% भी हो जाए, बट अगर 70-80% भी हो गया तो आप, इसका मतलब सही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-20% छूट भी रहा है अगर हर क्लास के साथ, तो वो एक बहुत नेचुरल सी चीज है, बहुत बच्चों के साथ होता है। आपको परेशान नहीं होना उस चीज के लिए, राइट। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, उस 10-20% होमवर्क के चक्कर में या फिर प्रैक्टिस के चक्कर में अगले लेक्चर को नहीं अटेंड करते या अगले लेक्चर के बारे में नहीं सोचते। तो होता क्या है, मान लीजिए कल मैंने जो लेक्चर लिया, आपने वो देख लिया, नोट्स भी बना लिए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए ढंग से, तो अब आपको लगता है यार आज का लेक्चर अटेंड भी कर लेता हूं, बट कल की प्रैक्टिस कर लेता हूं। आज की फिर प्रैक्टिस बिल्कुल रह जाएगी, ना आप नोट्स बना पाए और ना आप होमवर्क कर पाए। तो हुआ क्या, अब जो कल लेक्चर आएगा उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने नोट्स तो बनाए नहीं, वो जो आपको टीचर ने सिखाया वो आपने अपने दिल और दिमाग में उतारा ही नहीं है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि कैसे करना है, इस चीज से कैसे बचना है। तो जो मैंने 3 चीजें बताई, क्लास अटेंड, रिवीजन या नोट्स और प्रैक्टिस, इसमें से तीनों हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है डेली टू। ये तो आइडियल सिचुएशन है, बट हम कई बार आइडियल सिचुएशन में नहीं होते। तो इनमें से पहली 2 तो 100% डेली होनी ही होनी है। पहली 2 तो 100% होनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरा होमवर्क यानी होमवर्क नहीं करना, नहीं। अगर होमवर्क मान लीजिए 20 क्वेश्चन मिले, आपने 10 कर लिए,
कोशिश तो यही है 20 हो जाए, बट अगर 10 भी हो जाए तो अब आप टाइम अगर मान लीजिए खत्म हो गया तो ये नहीं अगले दिन बैठ के उसे कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ योर नेक्स्ट लेक्चर, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट लेक्चर अगर आ गया है, नेक्स्ट लेक्चर के नोट्स पर लेक्चर अटेंड करिए, उसके नोट्स बनाइए, उसका होमवर्क करिए, और अगर किसी दिन आपको टाइम बच जाता है ये सब करने के बाद, तब उस वाले लेक्चर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। क्या कहने का मतलब है? तो पूरी चीज का निचोड़ या कंक्लूजन ये है कि भाई अगर आपका कोई चीज बैकलॉग रह जाता है किसी दिन, तो नोट्स और रिवीजन का तो बैकलॉग रखना ही नहीं है, इम्पॉसिबल, क्राइम है वो उसको बैकलॉग बनाना। उसके अलावा अगर प्रैक्टिस का, होमवर्क का, क्वेश्चंस का कुछ बैकलॉग बन गया है, तो आप ये नहीं कि उन क्वेश्चंस को करने के चक्कर में अगले दिन का लेक्चर ना या तो अटेंड ना करें या रिवाइज ना करें, वो मिस नहीं करना, वो चलना चाहिए डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पे लेक्चर अटेंड और नोट्स रिवीजन, इतना तो बेयर मिनिमम है ही। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अपना पुराना वाला कर लीजिए, नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफी समय मिलेगा, आगे भी आपको छुट्टियां आएंगी, कोई दिवाली आएगी, होली आएगी, कोई संडे आएगा, कुछ ना कुछ होगा, उस दिन आपको टाइम मिल जाएगा। बट अगर आपने उन क्वेश्चंस के चक्कर में बेटा एक क्लास भी मान लीजिए रिवाइज नहीं करी, राइट, मान लीजिए आज मैं होमवर्क देता हूं, सीक्वेंस सीरीज हमने किया, कल के लेक्चर में आप होमवर्क आज का कर रहे हैं और कल का लेक्चर रिवाइज ही नहीं कर पाए, तो जो परसों लेक्चर होगा उसमें कुछ समझ नहीं आएगा, और फिर वहां से जो गंदा वाला बैकलॉग बनना शुरू होगा, क्योंकि फिर ये साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। ना तो तुम होमवर्क कर पाए, क्लास में भी तुमने रिवीजन नहीं किया, अगली क्लास में बैठे तो समझ नहीं आया, अगली में समझ नहीं आएगा तो उसके अगली में भी समझ नहीं आएगा, फिर उसके अगली में भी समझ नहीं आएगा। इस तरह से आपका बैकलॉग बनता ही जाएगा। तो ये बात हो गई बेटा पहली कि बैकलॉग ना बने इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? समरी, नोट्स और लेक्चर डेली करेंगे, मिनिमम इतना तो करेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि होमवर्क नहीं करेंगे, प्लीज नोट, होमवर्क करना है, सारा हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो जितना हो जाए उसके बाद हम अगले दिन के सेम काम पर आ जाएंगे कि भैया अगले दिन में जो लेक्चर है पहले वो हमारी प्रायोरिटी बन जाएगी, पिछले दिन का होमवर्क हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी। उस होमवर्क को हम करेंगे जब हमें कभी भी एक्स्ट्रा टाइम मिला या कोई छुट्टी का दिन मिला उस दिन करेंगे, राइट। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, सर ये सब करने के लिए अचीव कैसे करें, ये करें कैसे, होगा कैसे? सर हमारा तो बैकलॉग बन गया है, अब इसको अचीव कैसे करें? एक चैप्टर हमारा मिस हो गया या आधा मिस हो गया, तो बेटा इसका एक ही तरीका है, आप सबको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप सबको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। देखो तुम इतना ज्यादा अमेज हो जाओगे ना इस चीज से, आप इतने सरप्राइज हो जाओगे कि आपको भी नहीं रियलाइज होगा। जब आप टाइम टेबल बनाओगे ना तो आपको पता लगेगा आप कितना टाइम दिन में बिना वजूल की चीजों में बर्बाद कर देते हो, कितना टाइम आप लोग बिना काम की चीजों में बर्बाद करते हो। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी क्लासेस होती हैं, सपोज सुबह मान लीजिए 9 बजे से होती हैं 3 बजे तक, राइट। 3 बजे के बाद आप लोग सोचते हैं चलो यार थक गए, थोड़ी देर सो जाते हैं। अब वो थोड़ी देर डिफाइंड नहीं है, सपोज मैं कह रहा हूं, सब लोग के लिए नहीं कह रहा सोते हैं, मान लो कुछ लोग सोते हो, तो 3 से 4 बज गए, कभी 4 के 5 भी बज गए। अब 5 बजे उठ के यार पहले थोड़ा सा घूम आते हैं, टहल आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, अरे आज तो यार बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, चलो ये कर लेते हैं, अरे वो क्या कर रहा है वो देख लेते हैं, अरे फोन में देख लेते हैं, अरे व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, अरे इंस्टा पे क्या चल रहा है, 15 मिनट ये 15 मिनट वो, अरे 15 मिनट मम्मी को दिखाते हैं क्या चल रहा है, घर में कौन मेहमान आया है, अरे उसके साथ बैठ जाते हैं 15 मिनट। तो ये सब करते करते ना वो कब 15 मिनट के 1 घंटा हो जाता है तुम्हें भी रियलाइज नहीं होगा। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? देखो बेटा इस चीज का सॉल्यूशन एक ही है, आपका टाइम टेबल होना चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट। हर दिन का एक टाइम टेबल होना चाहिए, जिस दिन क्लासेस हैं उस दिन आप क्या करेंगे, एक टाइम टेबल होना चाहिए जिस दिन क्लासेस नहीं है उस दिन आप किस तरह से अपना दिन पूरा निकालेंगे। अब टाइम टेबल बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक एक मिनट बस पढ़ना है, सुबह 9 से 3 क्लास, 4 और 3:30 से फिर 8 पढ़ाई, फिर 8 बजे डिनर, फिर 8:30 से फिर पढ़ाई, नहीं। टाइम टेबल बनाने का मतलब है आप उसमें वो सब चीजें इंक्लूड करिए जो आप डेली करते हैं, वो सब चीजें करिए। अगर आप आधे घंटे न्यूज देखते हैं तो आप वो भी देखिए, आप आधे घंटे सपोज वॉक करने जाते हैं तो आप अपने टाइम टेबल में वो भी डालिए, आप आधे घंटे मम्मी पापा के साथ अगर बाई चांस रहते हैं और आप उनसे बात करते हैं या थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं आप वो भी लिखिए। बट वो टाइम टेबल में होगा ना तो इंश्योर हो जाएगा कि वो आपका टाइम आधे घंटे से बढ़कर 1 घंटे नहीं हो रहा। और वही हमारा मेन उद्देश्य है टाइम टेबल बनाने का। टाइम टेबल बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि भैया हर 1 मिनट दिन का सिर्फ पढ़ाई करनी है, नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा। आप उसके अंदर वो सारी चीजें लिखिए जो आप करते हैं,
जैसे मान लीजिए सुबह मान लीजिए 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे, वट आप उसी टाइम पे लिखिए उठने का, और अपना हाफ एन आवर फिक्स कर दीजिए मॉर्निंग रूटीन के लिए कि भाई फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, जो भी है ब्रेकफास्ट करेंगे, उसको अपने लिखिए। और अगर 9 बजे बैठना है तो बैठना है, 3 बजे तक मान लिए बैठे, 3 से 4 मान लीजिए हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, थोड़ा बहुत आधे घंटे रेस्ट करते हैं, 4 बजे से मान लीजिए हम 6 बजे तक पढ़ेंगे, 6 बजे फिर हम आधे घंटे का सपोज फोन का ब्रेक लेंगे, आधे घंटे का हम वॉक करने जाएंगे या थोड़ा सा बातचीत करेंगे, बट वो लिखिए उसके अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही टाइम टेबल बना लो, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इस तरह से टाइम टेबल बनाया जाता है। वो आइडियल टाइम टेबल, कोच आइडियल टाइम टेबल नाम की कोई चीज नहीं होती, वो कभी फॉलो नहीं होती। आपका टाइम टेबल वही है जो आप दिन में करते हैं, बस उसको मेजर करना इज कॉल्ड द टाइम टेबल। अगर उसको मेजर सही से कर लिया तो इसका मतलब आप अपने एक एक घंटे के एक एक मिनट का सही यूज कर रहे हैं बेटा। अगर मेजर नहीं किया तो कितने ही घंटे बर्बाद हो गए, कुछ भी हो गया, कुछ भी चलता जाएगा, आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। तो आज ही अपना टाइम टेबल बनाइए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है, होमवर्क नहीं कर पा रहे, कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सिंपल अपना टाइम टेबल बनाइए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सर टाइम टेबल क्या बनाएं, हमें टाइम टेबल बनाने में हेल्प कर दो। इंटरनेट पे ढूंढते हैं टाइम टेबल कैसे बनाया जाए बेस्ट कुछ नहीं होता भाई। आपको सिर्फ अपना जो आप करते हो, आप बिल्कुल उसी चीज को उस टाइम टेबल में लिख लो। हाँ, बट ये नहीं कि आप सर हम तो 2 घंटे फोन पर टाइम बर्बाद करते हैं तो हम उसको लिख लेते हैं, नहीं। तो आपको ये समझना है, आप समझदार हैं कि 2 घंटे फोन पे टाइम बर्बाद करना आपके लिए गलत है। उस 2 घंटे को कम करके हमें उसको पढ़ाई के टाइम में चेंज करना है। तो जो आप करते हैं उसको लिखने का मतलब है जो आपको करना चाहिए वो आप उसमें लिखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना, पढ़ने के अलावा जो भी आप करते हैं पूरे दिन में वो सारी चीजें उसके अंदर डालिए। उन सबको भी आप एक टाइम बाउंड करके करिए। थोड़ी देर अगर आपको रिलैक्स करना है, बीच में आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, कहीं मिलने जाना है, कुछ भी करना है, जो भी है उसको आप अपने टाइम टेबल में डालिए, राइट। तो इस तरह से ये इंश्योर हो जाएगा कि आपका जो टाइम है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो पाएगा। और अगर आपने अपना टाइम यूटिलाइज कर लिया तो बैकलॉग तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग बन भी जाए तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि आईआईटी के पेपर के लिए सारे के सारे चैप्टर 100% करके नहीं जाने हैं हमको। थोड़ा बहुत अगर कोई छूट गया कोई बात नहीं, हमें बस बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहोगे तो बीच में समय मिल जाएगा कहीं ना कहीं उसे रिवाइज करने का, कहीं ना कहीं वापस रिवीजन करने का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। 80% चीजें, 70% भी चीजें अगर हम अच्छी तरह करके चले गए तो मोर देन इनफ है, उसकी हमें परेशानी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई, 2 बातें जो मैंने आपको बैकलॉग के बारे में बताई। आई होप आप लोगों के ये बात काम आए। अगर नहीं बना अभी तक बहुत अच्छी बात है, बट अगर आगे बैकलॉग बने कभी भी तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ये पार्ट आप उसका जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज का लेक्चर, सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर। तो अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं बेटा, फर्स्ट यूनिट जो है आईआईटी की प्रिपरेशन में अलजेब्रा के ही 3 चैप्टर करें हमने। बेसिक मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ा, लॉग वगैरह, मॉड, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा, फिर अब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा शुरू का पार्ट हम अलजेब्रा पे दे रहे हैं, राइट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का लेक्चर देखो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पहले ही बता दूं, क्योंकि आपको पता ही है मेरा तरीका ये है कि भाई किसी चैप्टर को बेसिक से लेके हम चलेंगे और फिर टफ लेवल तक लेके जाएंगे। ये नहीं कि पहले दिन ही खूब टफ लेवल कर दिया और हमारे नीचे का ग्राउंड गायब है, बेसिस फाउंडेशन ही गायब हो गया। नहीं, अपने को फाउंडेशन बनाना है, हर एक चीज का बेसिक फंडामेंटल समझना जरूरी है, और उस प्रोसेस में अपना जेईई मेन और जेईई एडवांस से रिलेटेड तैयारी भी हो जाती है। तो स्टार्टिंग अपना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहेगी, ताकि आपको सारी चीजें समझ आए। धीरे धीरे हम उसको चैप्टर को टफ करते जाएंगे। तो आज हम 2 ऐसे सीक्वेंसेस पढ़ेंगे जो आपको ऑलरेडी आते ही हैं थोड़े बहुत, तो क्योंकि आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, नहीं भी आते कोई बात नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। चलिए, तो अब ये क्या होता है तो मैं ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, बट बिफोर वी स्टार्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। देखो होता क्या है कि ये जो चैप्टर है इसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अब बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को, वैसे तो 11th में भी पढ़ चुके हैं ये, बट इनको फर्क ही नहीं पता होता सीक्वेंस और सीरीज में फर्क क्या है। आपको पता है सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या फर्क है, बताइए, सोचिए। देखो बहुत ही सिंपल सा फर्क है, एक छोटा सा फर्क है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस तो तुम्हें पता ही है, एक कोई भी बेसिकली
अरेंज में एक ये पैटर्न कह लीजिए, सीक्वेंस इज नथिंग बट अ पैटर्न से, तो कोई भी एक रूल फॉलो कर रहा है, अगर मान लीजिए 1 3 5 7 9, ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इन सब में एक रूल है कि हर एक का डिफरेंस दो दो का डिफरेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तुम्हें पता ही है ये। या कोई सा भी सीक्वेंस हो सकता है, उसमें अगर कोई पैटर्न नजर आ रहा है तो उस सीक्वेंस को उसको बेसिकली हम सीक्वेंस बोलते हैं, उस पैटर्न को, राइट। सीरीज क्या होता है? सीरीज कुछ भी नहीं होता, सम ऑफ सीक्वेंस होता है बेसिकली। सम ऑफ अ सीक्वेंस मतलब एपी के सम को सीरीज बोलेंगे बेसिकली, इन शॉर्ट। सिर्फ एपी के सम को नहीं, कोई भी सीक्वेंस लिखा है उसके सम को हम सीरीज बोलते हैं। सीरीज इज नथिंग बट कॉमा की जगह बस प्लस आ जाएगा बीच में, तो सीरीज क्या है? सीरीज सम ऑफ अ सीक्वेंस होता है। कोई सा भी सीक्वेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है वो एपी हो जीपी हो, जो भी है, अगर बीच में प्लस लिखा है तो वो सीरीज है, कॉमा लगा हुआ है तो वो सीक्वेंस है। बस इतनी सी डिफरेंस है दोनों के बीच में। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ये बात पता ही नहीं होती, तो मैंने आपको एक बार क्विकली बता दिया है होता क्या है एक सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस। चलिए, तो अब जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहला सीक्वेंस अपने को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आई थिंक ये बताने की भी जरूरत नहीं है, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है टर्म्स के अंदर। तो एक जनरल एपी जो दिखती है वो इस तरह की दिखती है। पहली टर्म उसकी ए होती है, दूसरी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इन जनरल nth टर्म उसकी होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लर्न होना चाहिए सबको, आई एम श्योर होगा ही, अगर नहीं है तो आप कर लीजिए। और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स। तो ये क्लास 10th में भी पढ़ते हैं आप लोग, 11th में भी पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसके बहुत बेसिक्स पर नहीं जा रहा कि भाई कहां से आया, कैसे आया, डिराइव करना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं ये मान के चल रहा हूं आपको ये फॉर्मूले आते हैं, अगर नहीं आते बेटा तो अब लर्न कर लीजिए इनका लॉजिक क्या है। 10th की बुक में सब कुछ दिया हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 है ये, n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस एल। व्हाट इज a? a इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म, a तो आपका फर्स्ट टर्म है और l आपका लास्ट टर्म है। इस तरह से भी हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूलाज वैलिड हैं, या तो ये बड़ा वाला या n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर लास्ट टर्म दी होगी तो कई बार मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर लूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल है, आई थिंक इसमें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से में तो जनरल टर्म और सम ऑफ n टर्म्स में यही दो चीजें हैं जो आई एम श्योर सबको आती होंगी। चलिए, तो अब हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपका ये चीजें रिवाइज हो जाएं। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको रिवीजन करा दूंगा अगर इन कॉन्सेप्ट्स का, और फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, बढ़िया बढ़िया फंडे सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अपने को काम आ सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट इस तरह का सवाल 11th की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 एपीज, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है फॉर ऑल n, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म इज p/q, रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म b है, वो b p/q, where p and q are co-primes, then find the sum p plus q। ठीक है जी, इसका मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भाई सम ऑफ n टर्म्स Sn अपॉन Sn डैश बोल देता हूं, सपोज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज हैं, तो पहली एपी का सम ऑफ n टर्म्स हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला। और दूसरे में ध्यान रखिए n तो सेम ही रहेगा क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स ही है दोनों का। a की जगह मान लो कैपिटल A ले लेता हूं और d की जगह कैपिटल D ले लेता हूं, ठीक है, सिंपल। n सेम रखा क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स का ही रेशियो था दोनों में। a और d तो ऑब्वियसली अलग हो सकता है भाई, क्योंकि दो अलग एपी हैं, तो मैंने अलग अलग उनको ले लिया। n/2 सर कैंसिल हो गया, ये रेशियो आपको दिया हुआ है, तो 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 की वैल्यू आ गई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन
2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। इतनी बात समझ आ गई, बट इसके आगे समझ नहीं आया कि क्या करूं। तो एक काम करता हूं, इसके आगे के लिए जो निकालना है उस पर आता हूं, है ना भाई। जो गिवन था लिख के आगे नहीं समझ आ रहा, तो जो निकाल रहे हैं, जो पूछा जा रहा है उसके बारे में देख लेते हैं, हो सकता है वहां से कुछ हमें हिंट मिल जाए। तो भैया जो पूछा है वो ये है, रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, यानी कि T11 अपॉन T11 डैश हमसे पूछा गया है। T11 क्या होता है भाई, a प्लस 10d होता है, तुम्हें पता है, और T11 डैश हो जाएगा कैपिटल A प्लस 10d। सही है ना भाई। D थोड़ा सीधा बना देता हूं। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई, बट अब ये क्रिएट कैसे होगा। तो एक बात ये लिखी हुई थी कि ये चीज फॉर ऑल n है, ये जो रिलेशन है ये हर n के लिए ट्रू है। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी n डाल सकता हूं, बट मैं इसको ये बनाने के लिए, मुझे एक बात दिख रही है, 2 फालतू में आ रहे हैं, 2 नहीं आने चाहिए थे भाई, a और a चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, 2 जबरदस्ती इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। a कॉमन लेने के बाद, 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा दिस अपॉन दिस। ठीक है सर, अब बस बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई यहां 10 बन जाए d का कोफिशिएंट, बट d का कोफिशिएंट है मेरे पास ये, d के कोफिशिएंट यही तो है, ऊपर भी नीचे भी। तो मैं चाहता हूं कि ये चीज बेसिकली 10 होनी चाहिए, तभी तो ये रेशियो क्रिएट होगा। इसका मतलब n माइनस 1/2 मैं चाहता हूं 10 हो जाए। तो रफ में लिखता हूं यार, n माइनस 1/2, n माइनस 1/2 10 का मतलब n की वैल्यू मुझे 21 डालनी चाहिए, क्योंकि हर n के लिए वैलिड है, तो मैं n यहां कुछ भी डाल सकता हूं। तो लेट्स पुट n इक्वल टू 21। तो देखो रटना नहीं है, समझना है मैंने क्यों डाला है, क्योंकि यहां 10 लाना था, मैंने n 21 डाला। हो सकता है वो आपसे 11th टर्म के रेशियो की जगह 15वें टर्म का रेशियो पूछ ले, उस हिसाब से हम वैल्यू डाल लेंगे, राइट। तो आपको यहां पे इस क्वेश्चन में n को 21 डालेंगे, तो बेसिकली हमारे पास n को 21 डाल के आ जाएगा a प्लस 10d अपॉन कैपिटल A प्लस 10 कैपिटल D की वैल्यू। यहां 21 डाल दो, 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। जल्दी से कैलकुलेट करो। तो ये तो हो गया T11 अपॉन T11 डैश 148 अपॉन 8 2 10 111। ठीक है जी सर, ये तो एनसीईआरटी का था, तो हमें आता था। अब देखो कैसे इसको आईआईटी के क्वेश्चन में बनाया गया है। इन्होंने बोला कि ये P अपॉन, ये रेशियो P अपॉन Q है, P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब समझते हो ना, कि भाई उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है उनका। जैसे 2 एंड 6 को प्राइम नहीं हुए, क्यों, क्योंकि उनके बीच में 2 कॉमन आ रहा है। 1 एंड 3 को प्राइम हो गए, या 2 एंड से 7 भी को प्राइम हो गए, या 3 एंड 15 को 3 एंड 5 को प्राइम हो गए, 3 एंड 10 को प्राइम हो गए, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। क्या ये को प्राइम है सर? देखने में तो लग रहे हैं। हमें कैसे पता सर? तो हमें सर ये तो पता है कि नीचे वाला 3 से डिविजिबल है, ऊपर वाला 3 क्यों, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 3 है, ऊपर वाला 3 से नहीं है, मतलब 3 से तो नहीं कटेंगे। तो बेसिकली 111 3 से जब काटेंगे तो क्या आएगा ये देख लेते हैं। हो सकता है उस नंबर से डिविजिबल हो, 3 3 9, 3 7 21, 37। तो 37 से तो कहीं डिविजिबल नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं, क्योंकि 37 से ये हो रहा है, 37 इंटू 3 है, ऊपर वाला 37 से डिविजिबल है क्या? 148 को 37 से करूं 4 आ जाता है आई थिंक। हाँ सर, 37 से कट गया। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर हमें कैसे पता 37 चेक करना है? तो मैंने समझाया अभी, भाई मुझे पता है 111 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 3 और 37। तो 3 तो चेक कर ही लिया नहीं है, तो बचा 37, वो भी चेक कर लिया एक बार, अपने आप पता लग गया भाई 37 कट रहा है। ऐसे देखना है अपने को। तो 4:3 सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो P प्लस Q की जो वैल्यू है वो
आपका 7 हो गया। ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट यूज हो गई, राइट। काटते नहीं तो फिर गलत आ जाता, आप इसको पी और इसको क्यू मान लेते, आंसर गलत आ जाता। तो ये इंटीजर टाइप का खेल है बेटा जेई में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कैसे जेई का क्वेश्चन बनाया गया है ये आप देख सकते हो यहां। ठीक है भाई, चलिए अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। ABC are real numbers satisfying the equation this, okay। ठीक है जी, बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है, एक बहुत बड़ी सी। देन प्रूव दैट ABC आर इन एपी। अरे ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है यार, एक इक्वेशन दे दी और एपी में कैसे प्रूव करें, वो भी इतनी बड़ी इक्वेशन। तो देखो इस इक्वेशन को कैसे मैनिपुलेट करते हैं जरा मैं आपको सिखाता हूं। ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही हैं, है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो सब जानते हैं क्या होता है, बट ये क्वेश्चन में बस थोड़ी सी चीज घुसा दी है क्या। और क्या है देखो, खोलता हूं पहले। 25 × 9 225 a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 75ab माइनस 15bc माइनस 45ca। तो मुझे एक बात समझ आ रही है कि इन तीनों टर्म्स को देखकर कि ये चीज सर किसी चीज का होल स्क्वायर बन सकती है, या तो अच्छा a माइनस बी माइनस सी का तो बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों ही नेगेटिव में है। a माइनस बी माइनस सी में तो bc की टर्म पॉजिटिव आ जानी चाहिए, प्लस 2bc होना चाहिए था। तो अगर तीनों नेगेटिव है इसका मतलब a माइनस बी माइनस सी टाइप का तीन टर्म का स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्या बन सकता है? तो ऐसा तो कुछ बन ही सकता है ना, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा होगा ताकि -2ab माइनस 2ab bc माइनस 2ca तीनों टर्म ये नेगेटिव में बने। ठीक है सर, तो मैंने भी नहीं करा है क्वेश्चन, मैं तुम्हारे सामने पहली बार कर रहा हूं, मैं सोच कैसे रहा हूं मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। तो सर 2ab की टर्म आती है वहां, तो यहां तो एक प्रॉब्लम है, इन सब में 2 ही नहीं है, 2ab 2bc 2ca। तो एक काम करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं सर। ठीक है सर, इस पूरी इक्वेशन को जरा 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखता हूं क्या होगा। 225 का डबल हो जाएगा 450। ठीक है, ये हो गया 50b स्क्वायर, ये हो गया 18c स्क्वायर, ये हो गया 150c 150ab 30bc 90ac। ठीक है सर, अब मुझे बस इसको इसी तरह समथिंग माइनस समथिंग होल स्क्वायर की तीन टर्म्स लानी है। अब मैं देखो कैसे सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं यार यहां पे 150 है, 2ab 2 तो अलग कर लिया, तो 75 लाना है। तो एक काम करता हूं, इसको और इसको बेसिकली तोड़ना है, अब अपने को इन तीनों को ही तोड़ना है बेसिकली। तो 18 को तो 9c स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर लिख लेता हूं, होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको भी 25 प्लस 25 लिख लेता हूं, उसको भी 225 प्लस 225 लिख लेता हूं। तो 225 का मतलब हो गया वो 25 225 किसका होल स्क्वायर होता है? 15 का। तो 15a माइनस 5b इसका होल स्क्वायर बनाता हूं जरा, तो होगा क्या? 15 स्क्वायर 225 तो निकल गया, 5b स्क्वायर से 25b स्क्वायर निकल गया इसमें से, और 2ab की टर्म चेक कर लेता हूं। 15 पंजे 75 इंटू 2 150ab, ये बन चुका है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अब जरा b और c वाले का देखता हूं। 5b स्क्वायर 5b और 9c के लिए 3c होल स्क्वायर, 5 या 15 इंटू 2 30, ये भी बन गया, वेरी गुड। अगले में अब 9c बचा है, मतलब 3c, और इधर ले लोगे तुम 15a होल स्क्वायर, 15 3 45 2 90। मजा आ गया देख के कि भैया सारी टर्म्स मेरी बन चुकी हैं। इसका मतलब इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे लिखना क्यों है, क्यों लिखना है ऐसे, या इसको लिख के फायदा क्या हुआ है? बहुत फायदा हो गया भाई, बेसिक मैथ की बात है। तो 3 होल स्क्वायर्स का सम 0 है, 3 होल स्क्वायर्स का सम 0 है। ऐसा कब होता है? 3 पॉजिटिव नंबर है,
यानी इंडिविजुअली ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर अदरवाइज तो पॉजिटिव होता है। तो 3 पॉजिटिव नंबर अगर ऐड करके या 3 नॉन नेगेटिव नंबर ऐड करके 0 दे रहे हैं, तो तभी पॉसिबल है जब तीनों के तीनों 0 हो जाएं। यानी कि ये जो चीज है, ये चीज 0, ये चीज 0, ये चीज 0, तो 15a इक्वल टू 5b, 5b इक्वल टू 3c, 3c इक्वल टू 15 है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, राइट। बस इक्वल टू इसको k मान लो। अब क्या है, a की वैल्यू हो गई k बाय 15, b की वैल्यू हो गई या 15k मान लो, उससे क्या होगा, सब कट जाएगा। तो ये थोड़ी k ही मानना है, मैं 15k मान लेता हूं इसको। 3k कैसे दिमाग में आया, 15 कटा, a इक्वल टू k हो गया, b इक्वल टू यहां से और यहां से 3k हो गया, c कितना हो गया, देखिए 5k, k 3k 5k। क्लियरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो, दोनों के बीच में गैप, सबके बीच में 2k का गैप है, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, होल स्क्वायर बनाने वाला, बहुत जगह लगेगा मैथ्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 सवाल हमने कर लिए हैं, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक बार ट्राई करिए, ये वाला इतना कोई मुश्किल नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप सब लोग जानते हैं, ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। चलिए तो मैं बता देता हूं। AP हैज इवन नंबर ऑफ टर्म्स, चलिए अच्छी बात है। सम ऑफ ऑड नंबर टर्म्स इज 24, ओके। मतलब जो ऑड नंबर पे है, मतलब पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, ऐसी जो टर्म्स हैं इनका सम 24 है। एंड इवन नंबर्ड टर्म्स का सम 30 है। मतलब दूसरी, चौथी, छठी, इन सब का जो नंबर ऑफ टर्म, सॉरी जो सम है वो 30 है। लास्ट टर्म पहली से बड़ी है 21/2 से, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है भाई। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, और n इवन है, ये बात मुझे पता है, ठीक है सर। n इवन है, 2n भी मान सकते हो नंबर ऑफ टर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले जो लास्ट इक्वेशन है तो बड़ी सिंपल है सर। जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट प्लस 21/2 है। लास्ट को लिख लीजिए a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू a प्लस 21/2, a कटा, n माइनस 1 इंटू डी इज 21/2। ये सर एक इक्वेशन तो हमारी बन चुकी है बहुत ही इजीली, ठीक है सर। अब जो बचा हुआ डेटा है वो भी यूज कर लो भाई। बचा हुआ डेटा क्या कहता है कि सम ऑफ ऑड नंबर टर्म, मतलब a1, सपोज a1 को फर्स्ट टर्म ले लेता हूं, a3 थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। लास्ट कौन सी होगी, an-1, क्यों, क्योंकि n तो इवन था, तो n-1 तक जाएगी वो टर्म। ये जो सम दिया है वो 24 दिया हुआ है, ठीक है सर। और आपको इवन नंबर जो टर्म है, यानी a2 प्लस a4 प्लस a6, ऐसे करते करते an तक का सम 30 दिया हुआ है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, n की वैल्यू इवन थी, तो लास्ट an यहां आएगा, ठीक है सर। एक काम करते हैं, जो सेकंड है और थर्ड है, इसमें से 3 माइनस 2 कर देता हूं। थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर देता हूं। क्या फायदा हो रहा है सर इससे, बहुत फायदा हो रहा है बेटा। जब थर्ड माइनस 2 कर रहे हो तो ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस क्या बनेगा, a2 माइनस a1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। दिस माइनस दिस a4 माइनस a3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। और मैं क्या कह रहा हूं, ये सारे के सारी एक्चुअली d होंगे, d मतलब कॉमन डिफरेंस, क्यों, क्योंकि a2 माइनस a1 इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस। फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करूंगा तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही ये होती है कि दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम अगल बगल वाली, कॉमन डिफरेंस सबके अंदर सेम होता है d। यानी ये भी d, ये भी d, d, d कितनी बार आया होगा सोचो,
कितनी बार आया होगा, n टाइम्स आया होगा, क्योंकि an में से जब ये गया कितनी बार आया होगा देख लो, नहीं n बार नहीं आया होगा भाई, क्योंकि ऑब्वियसली आधी बार लिखी है ना, आधी सीरीज लिखी है ये, टोटल n टर्म्स थी, n/2 इधर है, n/2 इधर है, तो d आया होगा n/2 टाइम्स। समझ आया d n/2 टाइम्स क्यों आया होगा, क्यों, क्योंकि बेटा a1 से लेके an तक सारी एक जगह ऊपर लिखी होती तब n टर्म्स होती ना, अभी तो यहाँ आधी लिखी है सिर्फ, उनमें से ऑड वाली आधी लिखी है, तो n का आधा मतलब n/2 हो गया, तो n/2 टाइम्स d आया होगा। तो nd की वैल्यू 2 उधर गया, 6 ये था, 12 हो गई, ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 4। बस अब क्या है, 4th और 1 इजीली सॉल्व हो जाएंगी, दो अननोन है n और d, दो इक्वेशंस हैं 1 and 4, डिवाइड कर दो, तुम्हें दिख रहा है 1/4 कर दूं अगर, d कट जाएगा, तो n-1/n हो गया, 3 काटो 7/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n की वैल्यू 8 मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से आंसर आ गया, n = 8। डेफिनेशन यूज कर ली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, भैया कॉमन डिफरेंस होता है इन सब टर्म्स के अंदर, तो वो बार बार डी देता जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़े भाई, तो अभी तुम्हें लग रहा होगा सर काफी इजी चल रहा है, बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है ही इजी। चलो जल्दी से एक जेईई मेन का 2022 का क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन भी दिए हुए थे इसमें 4, मैंने नहीं दिए आपको जान के, क्योंकि मैं चाहता हूं ऑप्शन देने का थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन, बट मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा, सीख रहे हैं तो टफ लेवल का सीखेंगे तो इजी लगेगा जेईई मेन में जब जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस तरह का बहुत बार आता है। क्वेश्चन क्या है कि पहली एपी है जिसमें बेटा 78 टर्म्स हैं, ओके, दूसरी एपी है जिसमें 59 टर्म्स हैं, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीरीज इज, ऐसी टर्म्स जो दोनों के अंदर कॉमन आ जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दो सीक्वेंसेस या दो एपी के बीच में कॉमन टर्म्स निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है अपने को। तो देखो कैसे करोगे, तो पहली वाली फर्स्ट एपी जो है इसमें काम करते हैं, इसकी लास्ट टर्म लिखते हैं a+n-1 × d, 59 टर्म है यानी 58d, तो इसकी जो लास्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी a, इसका 3 है और कॉमन डिफरेंस भी 3 है, 3 कॉमन, 3 × 59, 9 3 27, 2 177, ठीक है सर। तो पहली एपी की लास्ट टर्म होगी 177, तो सर हमें ये बात पता लग गई, जो फर्स्ट एपी है वो 3 6 12 ऐसे करते करते 177 तक लिखी हुई है, ठीक है सर। ओ 58 तो दूसरे में थी बेटा, इसमें तो 78 है, सॉरी, मैंने नीचे वाला पढ़ लिया, 59 78 टर्म्स है, तो a+77d आ जाएगा यहाँ, यानी कि लास्ट टर्म हो जाएगी 3 + 3 × 77, 3 × 78, हम्म 234 तक जाएगी। सेकेंड एपी की बात करते हैं जरा जल्दी से, ऐसे ही सेकेंड एपी की भी लास्ट टर्म निकाल लीजिए। सेकेंड एपी थी 5 9 13 17, मतलब 4 4 का गैप है, और फर्स्ट टर्म 5 है, तो एल लास्ट टर्म हो जाएगी a+58 × 4, सही है ना, a+n-1 × d, 3 + 8 4 32, 2 3 कैरी, तो 235 हो गई इसकी लास्ट टर्म, ठीक है भाई, 235 हो गई इसकी लास्ट टर्म। कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, मैंने कोई गलती तो नहीं करी ना।
ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे सर? सर इसमें पहली टर्म तो हमें दोनों में जो है, अरे यार गड़बड़ कर दी ना। फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूं ये भी जल्दबाजी में। उसकी फर्स्ट टर्म बेटा 5 है, तो A5 था, यहां A3 है, 5 था, क्या हुआ देख लिया? 5 है फर्स्ट टर्म, ठीक है, यहां 5 आ जाएगा तो 237 हो जाएगा, ये 237 हो जाएगा। अब सही है ना भाई? देख लो एक बार और। सही है, चलो अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो बेटा, पहली टर्म जो है, पहली टर्म जो है वो 9 आपको दोनों के अंदर दिख रही है। देखो 9 इसके अंदर भी है 369 वाले में, और 9 इसके अंदर भी है, राइट? तो इसका मतलब जो पहली टर्म है कॉमन वो 9 है। अब दूसरी क्या होगी ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जो D1 था आपका वो था 3 और D2 था आपका 4, राइट? D1 था 3 और D2 था 4, बिल्कुल ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो AP होगी कॉमन टर्म्स वाली, इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा, तो कॉमन डिफरेंस जो हमारी कॉमन AP का होगा वो LCM ऑफ D1 D2 होगा। अभी लॉजिक समझा रहा हूं, पहले आप इसको स्टार मार्क करके लर्न करेंगे। जब भी हमारे पास दो एपीज का क्वेश्चन आएगा बेटा और हमको वो एपी चाहिए जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो वो उसका कॉमन डिफरेंस मिलेगा LCM ऑफ D1 एंड D2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 4 और 3 का LCM 12 होगा। समझे बात को? चलिए तो अब इसको एक बहुत ही इजी चीज से समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहली वाली एपी छोड़ो, आप इसको ये सोचो कि भाई ये वाली जो भी एक सीक्वेंस लिखा है वो 3-3 सेकंड के बाद रिपीट कर रहा है। मान लीजिए कोई लाइट आप जला रहे हैं 3-3 सेकंड बाद, मिस्टर ए है वो 3-3 सेकंड बाद लाइट जला रहे हैं, ठीक है, और मिस्टर बी है वो 4-4 सेकंड के बाद लाइट जला रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ए जो है 3-3 सेकंड के बाद चला रहे हैं, मिस्टर ए 4-4 सेकंड के बाद जला रहे हैं। तो सोचो ऐसा कौन सा इंस्टेंट आएगा जब वो एक साथ लाइट ऑन करेंगे? 12 सेकंड के बाद, राइट? सोचो 12 सेकंड के बाद, क्योंकि उधर भी 3-3-3-3 करके वो 12 तक पहुंच गया होगा और इधर भी 4-4-4 करके वो 12वें सेकंड तक। तो 12वें सेकंड में दोनों लोग लाइट चलाएंगे, यानी 12वें सेकंड में कॉमन हो रहा होगा दोनों में। तो बिल्कुल वही चीज एपी में भी हो जाएगी कि 12वें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 12 होगा उन दोनों का, क्योंकि 12 के बाद वो दोनों के अंदर सेम सेम चीजें आने लग जाएंगी। सिंपल सी चीज है, लर्न करना है इसको कि अगर कभी भी दो एपी की कॉमन टर्म्स निकालनी है तो जो कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन वाली एपी का वो LCM ऑफ D1 D2 होगा। बस अब क्या है, कॉमन डिफरेंस 12 है, फर्स्ट टर्म 9 है। अच्छा अब कितनी टर्म्स हैं सर कॉमन एपी में, ये तो हमें पता ही नहीं। तो देखो ध्यान से सुनो, अपनी जो भी टर्म होगी 234 से तो वो कम ही लेस देन इक्वल टू रहेगी ना, क्योंकि 200 पहली वाली एपी कह रही है मैं 234 पे रुक जाऊंगा, दूसरी कह रही है मैं 237 पे रुकूंगी। तो भाई कॉमन वाली जो एपी है वो 234 या उससे पहले रुकनी पड़ेगी, ऐसी टर्म जो दोनों के अंदर आ जाए, राइट? तो मतलब हमारी जो nth टर्म है वो लेस देन और इक्वल टू ऑब्वियसली 234 हो सकती है। कॉमन वाली एपी है जो दोनों में प्रेजेंट है उसकी nth टर्म ये होगी, ठीक है सर, a प्लस n-1 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू 234। तो ये हो गया 12n प्लस 9 माइनस 12 माइनस 3 3 कट रहा है, तो n जो है लेस देन इक्वल टू 79/12, यानी n लेस देन इक्वल टू 12 6 72, 6 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 6 टर्म्स कॉमन होंगी इसके अंदर, क्योंकि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग है, बट n तो नेचुरल नंबर है,
नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू 6 होगी। बस अब ये तीन चीजें लगा के आपको क्या चाहिए था, सम ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीरीज। तो जल्दी से आप इसको निकाल दीजिए, जल्दी से निकाल दीजिए भाई। चलिए तो फाइनल आंसर के लिए यहां पे कर देता हूं जल्दी से, 6/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 3 इंटू 18 प्लस 60, 78 इंटू 3 4 2, 78 इंटू 3 234। तो 234 हो जाएगा आपका सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ दीज टू एपी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है दो एपीज के कॉमन टर्म्स के ऊपर। सम पूछ लिया, डिफरेंस कुछ भी पूछ सकते थे आपसे उल्टा सीधा बना के, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये लगेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं हम एपी जीपी के ऊपर ही, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे हैं किस तरह से पास्ट ईयर में आए हैं या कैसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या होता है जरा ध्यान से देखते हैं। तो कुछ एपी की ऐसी चीजें हैं जो अगर हम याद रखें ना ऑब्जेक्टिव में, तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम आ जाए। तो मैं एक एक करके, चार चीजें हैं, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। कुछ बहुत ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आपको शायद आती भी हो पहले से, नहीं भी आती तो कोई बात नहीं। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ अ फिक्स नंबर इज एडेड या सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ एपी, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस एज दैट ऑफ गिवन एपी। बिल्कुल ठीक बात, मतलब एक एपी में से अगर आपने कोई भी एक कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी, मान लो एक एपी दे दी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, या इन सब के अंदर मान लीजिए 3 ऐड कर देता हूं, इन सब के अंदर अगर 3 ऐड 5 ऐड 10 ऐड कुछ भी ऐड कर दो, बट सब में सेम नंबर ऐड करो। 3 ऐड करता हूं, 4 7 सॉरी 4 6 8 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो एपी बन गया अभी भी, ये देखिए कॉमन डिफरेंस भी सेम रहा इनका, क्योंकि वो सभी में ऐड हो गई यार, तो वो डिफरेंस में तो कट ही जाएगा ना वो कॉमन नंबर, सिंपल सी बात है, इसलिए कॉमन डिफरेंस भी सेम रहा। ठीक है सर। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई कर देता किसी भी नंबर से या डिवाइड भी कर देता, तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही आता, बट कॉमन डिफरेंस भी इस बार मल्टीप्लाई हो जाता। कॉमन डिफरेंस भी उस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी आपने किया होता वो हो जाता। आई थिंक तुम वेरी इजीली इस पूरे सीक्वेंस को अब सपोज 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तुम्हें दिख जाएगा यार एपी है बट कॉमन डिफरेंस भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। थर्ड वाला एपी सम ऑफ, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काफी यूज होता है कि एपी के अंदर सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई अगर आपने कोई एपी लिखी तो इसमें सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। मतलब मान लीजिए आप यही एपी लिखी है आपने 1 3 5 7 9 12, 1 3 5 7 9 12, मान लीजिए इसमें इतनी टर्म है, या कोई कहता है नहीं सर और भी है, 12 कह रहा हूं, 11 हुई ना 9 के बाद 13, कोई कहता है 13 तक है, कहीं मतलब ले लो बस, कहीं खत्म कर दो, खत्म कर दी। तो अब जो पहली और लास्ट टर्म है इनका जो सम है 1 और 13 का सम 14, वही होगा जो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का है 11 और 3 14, देखो 5 और 9 14 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, चाहे जितनी मर्जी टर्म हो उसमें 100 टर्म भी हो, तो पहली और 100वीं टर्म का सम वही होगा जो सेकंड और उधर से सेकंड यानी 99 का सम होगा, वही होगा जो थर्ड और उधर से थर्ड यानी 98 का सम होगा। तो ये चीज एपी की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस एपी में शुरुआत और एंड से टर्म नंबर अगर काउंट करें और उन्हें जोड़ें, उनका सम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे।
वही लिखा है देखो, a1 प्लस an जो होगा वही a2 प्लस उधर से सेकंड यानी an माइनस वन, वही इधर से थर्ड प्लस उधर से थर्ड यानी an माइनस टू, एंड सो ऑन होगा। काम अभी ये काम आएगी, देखना एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसके ऊपर। बिफोर वी कम टू दैट क्वेश्चन, एक बार जल्दी से फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। आई थिंक ये तो बहुत ही आसान है। एबीसी आर 3 नंबर्स इन एपी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, काफी यूजफुल चीज है जो हम बार बार क्वेश्चन में यूज करेंगे। जब भी 3 नंबर एपी में दिए होंगे, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी यूज कर लूंगा, कॉमन डिफरेंस बराबर करके आ जाएगा। ठीक है सर, जल्दी से बता दो कि ये यूज कैसे होगी। ये देखो जेई मेन 2019 में आया था, अगेन मैंने ऑप्शन नहीं दिए आपको जान के, ताकि हम थोड़ा दिमाग लगाएं। तो बोल क्या रहे हैं, A1 से लेके AN तक एपी में है, ठीक है। ये सम दिया है 114, ठीक है, और ये सम पूछ लिया। अब तुम ओरली कर सकते हो, सोचो इस क्वेश्चन को, अगर तुमने वो प्रॉपर्टी समझी है भाई, A1 और 16 मतलब 16 और 1 17, तो ये शुरू से 16 टर्म मान लेते हैं इसमें है, तो पहली और 16वीं टर्म है, टर्म नंबर इनके ऐड होके 17 आ रहा है। ऐसे ही इससे पिछली क्या होगी सोचो, तो लिख देता हूं यहाँ A1 प्लस A4 प्लस A7 A10, 3 दिन के गैप में लिखी है राइट, A13 प्लस A16 होगी। तो A16 और ये मिला के नीचे वाले मिला के 17 बन रहे हैं, 4 और 13 फिर 17 बन रहे हैं, 7 और 10 फिर 17 बन रहे हैं, यानी इनका बेटा शुरुआत और एंड से टर्म नंबर सेम है, इसलिए ये तीनों की वैल्यू सेम आई। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी, यानी ये 3 टाइम्स A1 प्लस कुछ भी लिख लो, A1 प्लस A16 ही लिख लो इसको, इक्वल्स टू 114 होगा, क्योंकि ये चीज 3 बार लिखी होगी, तीनों इक्वल है। तो A1 प्लस A16 3 से डिवाइड कर दो, 38 आ गया। पूछा क्या है, A1 प्लस A16, और उसके बाद ये भी पूछा है 6 और 11 फिर 13 हो रहा है, यानी ये 2 टाइम्स A1 प्लस A16 आपसे पूछा गया है। इसकी वैल्यू 38 रख दो, 76 हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, इतनी इजीली आ गया, देखो कोई एपी का फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधे प्रॉपर्टी यूज करके 2 लाइन में आंसर। चलिए, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब एपी में आपने एक चीज और पढ़ी होगी, कभी कभी हम नंबर्स को ना ए प्लस डी, ए प्लस 2D की तरह नहीं लेते, एक और ट्रिक से लेते हैं। अगर वो बात आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो 1 सेकंड में आपको मैं समझा देता हूं। सामने लिखा हुआ है देखो, अगर कभी भी सम ऑफ नंबर्स इन एपी इज गिवन, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो ऐसा बोले 3 नंबर है एपी में जिनका सम ये है, या 4 नंबर है जिनका सम ये है, या 5 नंबर है जिनका सम ये है, सम दिया हो आपको, तो आप नंबर्स को ए प्लस डी, ए प्लस 2D ऐसे मत मानना, उससे हो जाएगा क्वेश्चन बट लंबा होगा। इस तरह से मानना तो क्वेश्चन लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। कैसे मानेंगे, 3 नंबर्स दिए होंगे अगर एपी में, तो उन्हें ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानोगे, इंस्टेड ऑफ ए प्लस डी, ए प्लस 2D आप ए माइनस डी, ए प्लस डी मानेंगे। सर क्या फायदा होगा ऐसे मानने में, अगर जैसे ही इनको ऐड करोगे, अब होगा क्या, इस तरह के नंबर्स को ऐड करने से डी सीधे कट रहा है, और सम इसका दिया हुआ है तो वो यूज कर लो। मान लो सम दिया 40 इक्वल टू 40 रखते ही आपका 3a इक्वल टू 40, ए की वैल्यू सीधे आ जाएगी। और नॉर्मली मानोगे तो आपकी 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएंगी, आपको ए और डी दोनों इधर से उधर डाल के सॉल्व करना पड़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए ये मेथड बढ़िया है, डायरेक्ट इससे आंसर मिलेगा अपने को जब भी हम नंबर्स ऐसे लेट करेंगे। तो अभी क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। 3 नंबर दिए होंगे तो हम ऐसे मानेंगे, सर 3 नहीं दिए, 4 दिए तो 4 दिए तो बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्लीज बी केयरफुल। 4 में देखो अल्टीमेटली हमें ये तो समझ आ गया कि हमें सिमेट्री चाहिए, राइट। सिमेट्री होगी तभी तो कटेगा वो डी वाली टर्म, क्योंकि काटेगा तभी हम सम निकाल के ए की वैल्यू एक बार में बता पाएंगे, सम जो गिवन है उसकी वजह से। तो सिमेट्री लाने के लिए अब अगर आप सोचोगे कि भैया ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D मान लेता हूं 4 नंबर को, तो अब कोई सिमेट्री थोड़ी ना बनी। कहाँ है सिमेट्री, देखिए डी तो कटेगा ही नहीं अब जब ऐड करोगे। तो सिमेट्री मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को
ये ए हटा देते हैं बीच में से, ए माइनस डी, ए प्लस डी लिया, और फिर ए प्लस 3d लिया। सर ए प्लस 2d क्यों नहीं लिया? अरे भाई क्योंकि ए प्लस 2d ले लेता अगर, तो यहां पे गैप तो d का रह गया और यहां 2d का है, तो एपी थोड़ी ना रह गई। तो इसलिए एपी बनाने के लिए मैंने यहां पे भी 3d लिया, ताकि ये गैप भी 2d रहे, ये भी 2d रहे, तो इधर भी a माइनस 3d ले लूंगा। अब मुझे सिमेट्री दिख गई चारों नंबर्स में। ये देखिए, यही तो माना है, a माइनस 3d, a प्लस 3d, a माइनस d, a प्लस d। ऐड करते ही खटाखट b कैंसिल, a निकलेगा सीधे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, होता क्या है कि वो उन्हें पता है एग्जामिनर को कि तुम ये स्मार्टनेस दिखा रहे हो, तो वो तुमसे पूछते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, पूछेंगे कॉमन डिफरेंस बताओ। ठीक है, तुम क्या करोगे, चलो ए तो निकल गया सम से, दूसरी इक्वेशन जो दिया उसे डी निकाल दिया और डी आंसर बोल दिया। कॉमन डिफरेंस तो पूछी थी, डी आंसर हो गया। नहीं, कॉमन डिफरेंस डी नहीं है इसमें। कॉमन डिफरेंस क्या है अभी बताया, 2d है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका कॉमन डिफरेंस, वो बड़े स्मार्ट होते हैं एग्जामिनर, उन्हें पता है तुम कहां गलती करोगे, तो तुमसे कॉमन डिफरेंस ही पूछेंगे। तो तुम डी निकाल के खुश हो जाओगे, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम डी की मतलब कॉमन डिफरेंस होता है क्वेश्चंस में। यहां डी का मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहां 2d का मतलब कॉमन डिफरेंस है। तो डी निकालने के बाद उसको डबल कर देना, तब कॉमन डिफरेंस मिलेगा। आई बात समझ में? तो ध्यान रखेंगे ये चीज। तो सर इतने सारे लर्न करने हैं? नहीं, तुमने बस थर्ड और फोर्थ ये वाला लर्न कर लिया, 3 नंबर और 4 नंबर में क्या करना होता है। बाकी तुम ऑड वाले, मान लो 3 के बाद अब 5 आ गया, तो 5 वाले में भी तुम यही वाली चीज लगा दो, बस इसमें ऊपर वाले में इधर a प्लस 2d और इधर a माइनस 2d और लगा दिए। देखिए ठीक है, ऑड वाले में ये वाली सिमेट्री चलेगी, इसमें तो कॉमन डिफरेंस d है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसमें तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d है। इवन वाले में प्रॉब्लम होती है, यहाँ 2d था, इस वाले में भी इधर a माइनस 5d लगा दिया, उधर a प्लस 5d लगा दिया, फिर दो d का गैप, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2d है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, ये जो इवन नंबर हैं, अगर कभी ऑब्वियसली 6 तक तो कोई देता नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है, 4 बोले जाते हैं जनरली, तो 4 वाले में कॉमन डिफरेंस पूछें तो 2d कॉमन डिफरेंस है, d नहीं है। चलिए, तो अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, मतलब होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि खुद कर लेना, इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, मेथड में बता ही चुका हूं। 4 नंबर्स आर इन एपी इफ देयर सम इज 20, सम 20 दिया है, इसका मतलब आप उन्हें a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d मत मानो, लंबा हो जाएगा सॉल्व, लंबा होगा। 30 सेकंड बचाने हैं ना हर क्वेश्चन में, तो आपको क्या मानना है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, और इनका सम 20 मानते ही ये सब खट खट कटा, 1 2 3 4, 4d इक्वल टू 20, d इक्वल टू 5, सॉरी 4a इक्वल टू 20, कट गया था ना, 4a इक्वल टू 20, a 5 आते ही d निकालना है। अब d के लिए क्या दिया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 120, ये इक्वेशन बना के वहां से d भी सॉल्व कर लेना, d आ गया तो a पता ही है, नंबर्स आ गए, इसमें डाल देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह का स्कूल लेवल की बुक्स में भी होते थे क्वेश्चन, अगर नहीं करे कोई बात नहीं, अब कर लीजिए, होमवर्क में भी मैं दूंगा, वहां पे भी डीपीपी वगैरह में भी, मॉड्यूल में भी आपको ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये डायरेक्टली आपका इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हो गया जिसे आपको कंप्लीट करना है। मैं पूरा नहीं कर रहा क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चन है, कर लोगे तुम, मुझे अब पूरा विश्वास है तुम सब पर कि तुम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, अगर तुम सिली मिस्टेक नहीं कर रहे। सेकेंड क्वेश्चन जेईई मेन 21 का है, ये भी आपका होमवर्क है। आंसर क्या है सर इनका, मैं भी नहीं बताऊंगा, आप निकाल लीजिए, मॉड्यूल में मिल जाएगा इन सबका आंसर, प्रीवियस ईयर में आपको इजीली कर लोगे। चलिए, तो ये जल्दी से मैंने आपको बता दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्विक इंट्रोडक्शन हो गया। क्विक तो खैर क्या ही हुआ, लगभग 1 घंटा तो हमें हो ही गया डिस्कस करते करते। तो मेजरली मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करी है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे आते हैं, राइट। अब प्रैक्टिस इसमें जितनी करोगे उतने आप चैंपियन बनते जाओगे, क्योंकि एपी में कुछ नया नहीं है यार, कॉन्सेप्ट यही सब थे जो होते हैं। हाँ, अर्थमेटिक मीन्स वगैरह कुछ होता है, वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, अभी हम मीन्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। चलिए, अब जल्दी आते हैं आज के सेकंड प्रोग्रेशन पर, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
तो सर जीपी क्या होता है? जो लोग भूल गए हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी में जीपी का मतलब बताया गया था, वो जो भूल गए हैं वो अब सुन लें। जीपी का मतलब होता है ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स में कॉमन रेशियो होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप उसमें एक टर्म ऐड करते जाते हैं ना कॉमन डिफरेंस में एपी में, इसमें कोई टर्म मल्टीप्लाई करते जाओ। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 48 हो गया, ये एक जीपी बन गई। क्यों? क्योंकि मैंने 2 मल्टीप्लाई करता है कॉमन नंबर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। या अदर वर्ड्स दो टर्म्स का रेशियो लो अगर कोई से भी सेम आ रहा है, 6/3, 12/6, 24/12, 48/24, सब रेशियो 2 आ रहा है, मतलब सेम आना चाहिए जो मर्जी आए। तो यहां कॉमन रेशियो 2 है आर। सिमिलरली जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो सकता है भाई ऐसे भी लिखा हो सकता है। कॉमन रेशियो क्या है यहां पे? कॉमन रेशियो है सर -3 सर, क्योंकि दिस -3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 2 में -3 मल्टीप्लाई करो -6, फिर 18 में -3, सो कॉमन रेशियो इज -3। तो कॉमन रेशियो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इर्रेशनल, बट जीरो नहीं हो सकता। समझ गए तुम? जीरो होने से मतलब क्या है? रेशियो कॉमन रेशियो आएगा ही नहीं कुछ। आर को जीरो ले लोगे तो जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? रेशियो ही नहीं ले पाओगे, 0/0 बन जाएगा। हेंस कॉमन रेशियो ऑल रियल्स अदर देन 0 हो सकता है। √2 भी हो सकता है, √3 भी, कुछ भी हो सकता है, -√5 भी, कुछ भी हो जाएगा। तो ये हो गया जीपी। जी जैसे एपी में 2 फॉर्मूले थे, कौन से फॉर्मूले? सम ऑफ एन टर्म्स और जनरल टर्म सर। तो वैसे ही बिल्कुल जीपी में होता है। जनरल टर्म होती है ए आर की पावर n-1। व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज आर? कॉमन रेशियो। n इज द टर्म नंबर। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही सिंपल है। एक जनरल जीपी अगर मैं लिखूं, जनरल जीपी भी यहां एग्जाम्पल 3 करके लिख देता हूं। मान लीजिए पहली टर्म ए तो दूसरी ए आर हो जाएगी, अगली AR², आर मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। तो nth टर्म तुम्हें दिख रहा है, यही आएगी AR की पावर n-1, क्योंकि चौथी टर्म में क्यूब आ रही है, तीसरी टर्म में स्क्वायर आ रहा है, तो nth टर्म में n-1 एक कम पावर आ जाएगी बस। ये सब चीजें अगर बेटा आप लोगों ने को इनमें लग रहा है कि प्रॉब्लम है यार हमने एपीजीपी ढंग से नहीं पढ़ी हुई, तो मैं रेकमेंड करूंगा सबसे आसान तरीका इसको रिवाइज करने का, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब उठाओ, एक एक एक्सरसाइज है, एक एपी पर है, एक जीपी पर है, उन दोनों को कर डालो पूरा। आपके अपने आप खुद ब खुद फंडे क्लियर हो जाएंगे। फिर आप डायरेक्टली जो मैं होमवर्क दूंगा, जो क्वेश्चन दूंगा, उनको करने के लिए सक्षम हो जाएंगे अगर आपने ये एक बार लेक्चर अटेंड कर लिया तो जिन बच्चों ने बेटा एनसीईआरटी को नहीं रिवाइज किया है, उन्हें याद नहीं है ये सब चीजें, जिनको ये याद है कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पे वापस जाने की, जिन्हें याद नहीं है वो एक बार एनसीईआरटी जरूर करें। मेरे कहने से 2 ही एक्सरसाइज हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। काफ़ी लोगों को एनसीईआरटी करने में आलस आता है, तो बेटा ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी हमें बहुत सारे चैप्टर्स में करनी होगी, क्योंकि फंडामेंटल्स वहाँ से हमारे क्लियर हो जाएंगे। अगर वो 11-12 तक क्लियर नहीं थे तो उन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जो मर्जी हाईफाई क्लासेस करते जाइए, क्वेश्चंस करते जाइए, ब्रेन टीजर्स करते जाइए, खुश होते जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे नीचे जो ग्राउंड होगा वो मजबूत नहीं होगा जब तक हमारी एनसीईआरटी के फंडे क्लियर नहीं है। तो एनसीईआरटी जरूर करिए। किसी भी चैप्टर में आपको लगता है यार बेसिक नहीं क्लियर है मेरा, उसका एक ही तरीका है, एनसीईआरटी कर डालो अपने आप। चलिए तो अब हम आ जाते हैं सम ऑफ एन टर्म्स पर। जैसे जनरल टर्म हो गई, वैसे ही सम ऑफ एन टर्म्स भी है। यहां पे सम ऑफ एन टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है। 2 फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ध्यान दीजिएगा। ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r है। ये भाई साहब ऑपरेटर जी ने फिर टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। ऐसे है, ठीक है जी। तो अब सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? बहुत लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला R1 से बड़े के लिए ही वैलिड है और ये R1 से छोटे के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है। देखो R1 नहीं है, ये बात तो समझ आ रही है, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। कोशिश हम ये करते हैं कि R greater than 1 में ये वाला लगाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये वैलिड ही नहीं है, ये वाला, ये भी वैलिड है,
ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये लगाएंगे r ग्रेटर देन 1 में, क्योंकि यहाँ फालतू में नेगेटिव बन जाएगा। सोचो r2 है तो यहाँ फालतू नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव फालतू में बनता है तो क्या होता है कि गलती होने के चांस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गलत है, ये भी सही है। तो नेगेटिव ना बने इसलिए r ग्रेटर देन 1 में हम ये लगा लेते हैं और r लेस देन 1 में हम ये वाला लगा लेंगे, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव चीज बने कुछ। तो ये एक अनसेड रूल सा है, ताकि अपने को गलती, क्योंकि एग्जाम में हम चाहते नहीं गलती हो। और गलती कैसे होती है, माइनस साइन से बहुत गलतियां होती हैं, तुम्हें पता है। कहीं भूल गए, कहीं ज्यादा लगा दिया, कहीं कम लगा दिया, 2 माइनस काटे नहीं, ऊपर लिखा नीचे लिखना भूल गए, तो इसलिए माइनस कम से कम लाएं, अच्छा है। तो अपनी आदत डाल लो, अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा दिख रहा है ये वाला लगाऊंगा, 1 से कम दिख रहा है ये वाला लगाऊंगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि सर ये भूल गए, हमें तो याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कैसे था, कौन सा फॉर्मूला लिख दिया आपने ये बोर्ड पे, तो उनके लिए एक ही चीज है बेटा, मैं प्रूफ तो बताऊंगा ही इसका, बट आप एनसीईआरटी की प्लीज प्लीज एक्सरसाइज कर लीजिए। एक एक्सरसाइज में पूरा जीपी के ऊपर 20-25 सवाल हैं वो लगा लीजिए, फिर आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी। चलिए तो अब प्रूफ जल्दी से बताता हूं, बहुत इजी प्रूफ है वैसे तो। एस एन है बेसिकली यही तो निकालना है हमें, सम ऑफ एन टर्म्स, राइट। इस पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करो, r से मल्टीप्लाई करो इसको, तो r टाइम्स एस एन बन जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म खिसका के लिख दो, मतलब a को a के नीचे मत लिखो, ए आर को इधर, मतलब इसके साथ r जब मल्टीप्लाई होगा ए आर आएगा, इसे खिसका के लिख दो इधर, तो ये भी इधर खिसक जाएगी ए आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से r मल्टीप्लाई होकर ए आर क्यूब इधर खिसक जाएगी, और ये जो लास्ट वाली है ये भी इधर खिसक के एक लिखी होगी ए आर की पावर n, क्योंकि समझ गए तुम, ए आर की पावर n -1 में जब r मल्टीप्लाई होगा तो ए आर की पावर n बन जाएगा वो। और अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा सर, ये सब कटते जाएंगे, ये सर ए आर कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसके नीचे वाला अपने भी काट देगा, और ये वाली टर्म बचेगी तो सर बट माइनस साइन के साथ बचेगी, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हुई है। तो एक बचेगा ए, एक बचेगा माइनस ए आर की पावर एन, और एलएचएस में बचेगा एस एन माइनस आर एस एन। एस एन कॉमन, इधर से ए कॉमन, बस 1 माइनस आर नीचे ले आइए, ये वाला फॉर्मूला अपना रेडी हो गया। सर ये कैसे आएगा, अरे भाई ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया, नीचे भी कर दो तो ये बन गया, दूसरा भी आ गया, राइट। बहुत बार सवाल ये आता है कि सर ठीक है R1 नहीं हो सकता यहां, बट R1 वैसे तो हो ही सकता है ना जीपी में, क्योंकि सर आपने बताया था R0 के अलावा सब हो सकता है। तो अगर R की वैल्यू 1 है तो सोचो क्या हो जाएगा बेटा, Sn मतलब आपका हो जाएगा, पहली टर्म भी 1 है, R तो 1 है, दूसरी भी 1 हो गई, R1 है ना, तीसरी भी 1 हो, सब ए, सबके सब ए हो जाएंगी बेसिकली। और ए कितनी बार लिखा होगा सर, n बार, क्योंकि n टर्म्स है तो n टाइम्स ए हो जाएगा अगर r की वैल्यू 1 है तो। इस बात को भी हमें भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ r नॉट इक्वल टू 1 के लिए देता है वैल्यू, अगर r 1 है तो वो अलग से अपने को मिलेगा। यही है बस, क्या है इसमें कोई मुश्किल है नहीं। दो चीजें, एपी में ऐसा कुछ नहीं था, दो चीजें याद रखनी है अब ये फॉर्मूले, अनसेड रूल, r लेस देन 1 के लिए ये लगाऊंगा, r ग्रेटर देन 1 के लिए ये लगाऊंगा, R1 अगर हो गया तो फॉर्मूला कभी नहीं लगाऊंगा, सीधे ये बोल दूंगा n टाइम से। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ेंगे अब हम। तो अब आते हैं हम कुछ जीपी के एग्जाम्पल्स पे। अब हम जीपी के फंडामेंटल्स हमने रिवाइज कर लिए, हम समझ लिया कि भाई जीपी होता क्या है। वैसे तो तुम्हें पता ही था, मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है, बट बेटा एक बार क्विक रिकैप करना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है हमारे साथ ऐसे जुड़े हो जो भूल गए हो, तो या फिर आपका भी रिवीजन हो गया, उसमें कोई बुराई नहीं है। जीपी की भी प्रॉपर्टीज होंगी, उन पर भी आएंगे, बट जैसे एपी की प्रॉपर्टी पड़ी थी ना वैसे जीपी की भी है। बट हम पहले एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं। थोड़ा ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, ज्यादा ज्योमेट्री भी नहीं लग रही। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन जीपी।
एक ट्राइंगल है, ये 3 साइड जीपी में है। अच्छा सर इसकी साइड लेंथ जीपी में, मतलब ये मैंने ए मान ली, ये ए आर मान ली, ये ए आर स्क्वायर मान ली। ठीक है सर। फाइंड द रेंज ऑफ कॉमन रेशियो। इतना सा सवाल, 3 साइड जीपी में है, कॉमन रेशियो आर की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। अच्छा ठीक है सर। तो ट्राइंगल बनाने के लिए एक ही चीज होती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि भाई सम ऑफ 2 साइड्स थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो सर एक काम करते हैं, हम लगा देते हैं ए प्लस ए आर। सबसे पहली इक्वेशन बन गई कि ए प्लस ए आर सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है सर। एक कट भी गया सर, बहुत बढ़िया। यानी 1 प्लस आर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। तो ऐसे 3 पॉसिबल पेयर लगा दो और 3 इनइक्वालिटी बना लो, वेवी कर्व लगा लो, इंटरसेक्शन ले लेना। क्या बोला मैंने? जिनको नहीं समझ आया धीरे धीरे सुन लें, जिनको आ गया वो पॉज करके कर लें। मैंने क्या बोला? एक इनइक्वालिटी तो ये बन गई, इसको तुम वेवी कर्व लगा के सॉल्व कर लोगे। ऐसी ही आपके पास 2 इनइक्वालिटी बेटा और आ जाएंगी। अभी मैंने दिस प्लस दिस लिया था, अब आप दिस प्लस दिस ले लो। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए आर ले लो। थोड़ी देर बाद फिर क्या ले लेना? ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए ले लो। तीनों में से ए तो कट ही जाएगा, 3 इनइक्वालिटी बन गई आर में। उन तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लो। क्यों इंटरसेक्शन? दिस प्लस दिस शुड बी ग्रेटर देन एंड दिस भी होना चाहिए, एंड दिस भी। तीनों साइड्स में तीनों पेयर वाइज सेटिस्फाई करनी चाहिए। करो जल्दी से करो बेटा, कुछ नहीं है अब इसमें। फर्स्ट को सॉल्व करके ये आ गया, दूसरी को भी करेंगे। ये तो काट ही देता हूं। सर इसके तो फैक्टर ही नहीं हो रहे, डी नेगेटिव आ रहा है। तो अच्छी बात है, डी नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ लगा लो। ए पॉजिटिव है, इसका ए 1 है। क्वाड्रेटिक पूरा पढ़ चुके हो तुम, 1 सेकंड में कर सकते हो। ए 1 है, डी नेगेटिव है। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, मतलब इसका ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक का ऐसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और हम पॉजिटिव ही चाहते हैं तो ऑलवेज ट्रू आ गया है, ऑलवेज ट्रू। आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कोई भी आर की वैल्यू डालो, ये चीज हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। ग्राफ में हमने ये बात बहुत डिटेल में करी थी। ग्राफ नंबर 3 बनेगा इसका। सेकंड से तो ऑलवेज ट्रू मिल गया सर, ठीक है। यहां से फैक्टर आ गए कुछ, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा। क्या फैक्टर आए भाई? -1 माइनस √5/2 -1 प्लस √5/2, बीच में होगा कहीं। प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 की वजह से प्लस पोर्शन शेड। ये तो ऑल रियल था, इसको तो भूल ही जाओ। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूं सर। जो आंसर आएगा वो मैं बोल दूंगा। आंसर आ रहा है सर ये वाला, कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन आ रहा है ये। तो फाइनल आंसर हो गया, आर की रेंज आ गई ओपन √5 माइनस 1/2 से √5 प्लस 1/2 ओपन। ठीक है भाई, ये हो गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, वेवी कर्व लग के सॉल्व हो गया। अब कई बार क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में ना आर नेगेटिव भी आ जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आर नेगेटिव भी आया होता, यहां तो नहीं आया क्योंकि √5 माइनस 1/2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेंज बनी। आर नेगेटिव नहीं हो सकता था क्योंकि साइड लेंथ है ना, तो साइड्स की लेंथ का रेशियो नेगेटिव कैसे हो जाएगा? अगर आर नेगेटिव नहीं आया होता तो हम उसको भी रिजेक्ट कर देते। यहाँ आर पॉजिटिव ही होगा, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है।
क्लियर है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी था। आगे बढ़ेंगे। अनदर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बार जेई मेन में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एनसीईआरटी की मिसलेनियस में सिमिलर सवाल दिया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। 2-3 बार जेई मेन में बन चुका है इस तरह का क्वेश्चन। कभी 7 दे देते हैं, कभी 0.7 दे देते हैं, कभी 8 दे देते हैं सब जगह, कभी 5 दे दें, यही करते रहते हैं। और सेम क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सेम तरह से सॉल्व होगा जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं। पॉइंट दिया हुआ है मैंने यहाँ, डेसिमल है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, ऐसे हो सकता है पॉइंट हटा दें, तब भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। कुछ नहीं करना होता इन सब क्वेश्चंस में। सबसे पहले तो सीरीज लिखिए, 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 एंड सो ऑन। ठीक है सर जीपी तो है नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, तो 0.7 कॉमन आ रहा है, ले लो। 0.7 क्या, 7 ही कॉमन ले लो। 7 कॉमन आ रहा है, ये बन गया 0.1, ये बन गया 0.11, राइट, ये बन गया 0.111 एंड सो ऑन। तो हर बार बेटा इन क्वेश्चन में जो कॉमन आ रहा है वो लो, और 9 क्रिएट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 से मल्टीप्लाई करो, पूरी क्वेश्चन को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ऑब्वियसली 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमेशा 9 लाएंगे। 9 क्यों लाएंगे अभी सब समझ आ जाएगा। जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा बनता गया। ठीक है सर, अब फायदा क्या हुआ 9 लाने का, तो अभी देखो 0.9 को लिख लो 1 माइनस 0.1। 0.9 को ऐसे तो लिख ही सकता हूं, 0.99 को लिख लो 1 माइनस 0.01, यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर। 0.99 को ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अब तुम समझ गए, इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 0.1 का होल क्यूब एंड सो ऑन। 10th टर्म को अब सोचो क्या लिखूंगा, 1 माइनस 0.1 की पावर 10। सही है ना भाई, क्योंकि पहले में 0.1 की पावर 1 आ रही थी, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो 10th टर्म में 10 आएगी। बिल्कुल सही सर। बस अब क्या है, अब तो हो गया सवाल। 1 1 1 1 इकट्ठे करो, 10 हो गया वो, इनमें से माइनस कॉमन लो, 0.1 प्लस 0.1 स्क्वायर प्लस 0.1 क्यूब, ये एक जीपी दिख रही है मुझे। सम ऑफ जीपी जल्दी से लगा दो, इसमें सम ऑफ जीपी लगा दीजिए, फॉर्मूला जो अभी हमने किया था। जब भी सम ऑफ जीपी लगाना है 3 चीजें देखनी है, ए आर एन। ए कितना है भाई 0.1, आर भी 0.1, नंबर ऑफ टर्म 10। जल्दी से लगाता हूं और जल्दी से आंसर मैच करता हूं, आप लोग करो अब, इसके बाद हो जाएगा। कोई भी सवाल हो ऐसा बेटा, 7 की जगह कुछ भी होता, हम यही प्रोसेस करते, 9 लाते, वो टर्म कॉमन लेते, अंदर की कहानी में कोई चेंज नहीं होगा। ए 1 माइनस आर की पावर 10 अपॉन 1 माइनस आर, 0.1 अपॉन 0.9 बन गया वो। तो देखिए 81, एक काम करता हूँ 9 एलसीएम ले लेता हूँ, 7/81, 90 माइनस 1 89, और ये माइनस माइनस प्लस 0.1 की पावर 10। देख लो कौन सा ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन हो गया बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन में बहुत बार आ चुका है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर जेई मेन ही हो जा रहा है, एडवांस कब आएगा। आएगा भाई, बताया ना मैंने, पहला लेक्चर है, आराम से इत्मीनान से बैठिए, धीरे धीरे उस लेवल की चीज़ें भी आएंगी। तो कुछ लोग जो एडवांस के प्रिय बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, या उनको लगा रहता है अरे यार सर कोई बढ़िया धांसू सा क्वेश्चन कराओ, एक ऐसा जो कभी देखा ही ना हो, जिसमें हम हिल जाएं, तो भाई लो ब्रेन टीजर आ गया तुम्हारे लिए।
जीपी के ऊपर बहुत ही जबरदस्त ब्रेन टीजर। तो पहले समझा देता हूं, देखो क्या है इस ब्रेन टीजर का मतलब। ब्रेन टीजर का मतलब क्या है इसका। तो मतलब यह है कि भाई एक नंबर लिखा है हमारे पास, 444 लिखा है n बार, 888 लिखा है n-1 बार, मतलब जितनी बार ये लिखा है उससे एक कम बार लिखा है, ठीक है, और लास्ट डिजिट 9 है, ठीक है सर। ये नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, n कुछ मर्जी हो, ये प्रूव करना है। मतलब एग्जाम्पल देता हूं, मान लो n1 है, मतलब 4 एक बार आ रहा है, 8 0 बार आ रहा है, आई नहीं रहा, 9 लास्ट डिजिट, 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तुम सब जानते हो। n को 2 ले लिया तो 4 4, 2 बार 4, एक बार 8 और लास्ट डिजिट 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4489, चेक कर लो। अगला नंबर 4448889, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 1 2 3 4, 4 बार 4, 3 बार 8 और लास्ट डिजिट तो 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। सारे नंबर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनते जाएंगे। खतरनाक सी बात लगती है, अरे यार ऐसे कैसे हो जाएगा सर। बिल्कुल होगा, अभी देखो कैसे होगा। तो प्लेस वैल्यू यूज करते हैं। देखो प्लेस वैल्यू क्या बोल रहा हूं बेटा, कि आप क्या करिए, इस नंबर को, जैसे 49 को तुम कैसे लिख सकते हो, 9 + 4 × 10 लिख सकते हो ना, क्योंकि 10th डिजिट है। इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं सर 9 + 8 × 10 + 4 × 100 + 4 × 1000, बिल्कुल सही। अगले को अब तुम 8 × 100 + 8 × 10 करके लिखोगे, 4 × 1000 + 4 × 10,000, समझ रहे हो। तो बेसिकली अब तुम्हें नजर आ रहा है, यहां एक जीपी अपनी चलेगी, यहां एक जीपी अपनी चलेगी, राइट। अब मैं इन जनरल लिखता हूं इस नंबर को, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं बेटा, इस नंबर को जरा प्लेस वैल्यू से लिखता हूं। तो 9 तो लिख ही लिया, 8 × 10 पावर 1 + 8 × 10 स्क्वायर, ऐसे करते करते 8 × 10 की पावर n-1 तक जाएगा। क्यों सर, क्योंकि भाई n-1 डिजिट्स थी हैं, तो पावर 1 से शुरू हुआ, 2 3 4, ऑब्वियसली अगर n-1 चाहते हो तो लास्ट डिजिट n-1 ही होगी 10 की पावर, क्योंकि 10 की पावर 1 से शुरू हुई थी, ठीक है सर। अगली क्या होगी, ये वाली अगली होगी नेक्स्ट पावर, 4 × 10 की पावर n-1 के बाद क्या पावर आएगी, 10 की पावर n आएगी सर, ठीक है सर। 4 × 10 की पावर n+1 होगी अगली, ठीक है सर। 4 × 10 की पावर n+2 होगी अगली। कहां तक जाएगी सर ये, वैसे तो तुम्हें जरूरत नहीं है इस चीज की, वो कहां तक जाएगी तुम्हें मतलब नहीं है, बट अगर तुम समझना चाहते हो तो बता देता हूं, मतलब क्यों नहीं है वो भी अभी आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो देखो कितनी है, n टर्म्स है ना, 4 की पावर n+1, तो पहली टर्म में n+0 ऐसे समझो, फिर n+1, तो यानी लास्ट टर्म में 10 की पावर n के अंदर n-1 ऐड होगा, क्योंकि n टर्म्स थी, 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 1 2 3 अप टू n-1 तक जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 10 की पावर n है पहली टर्म में, मतलब n+0 हो रहा है, अगली में सेकंड में n+1 हो रहा है, थर्ड में n+2 हो रहा है, तो nth में n+1 एक कम हो रहा है ना, क्योंकि तीसरी में 2 था, दूसरी में 1 था, तो nth में n-1 ऐड होगा। तुम्हें जरूरत नहीं है लास्ट टर्म की, एवं ही मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है। क्यों जरूरत नहीं है बेटा, देखो मुझे तो सम ऑफ जीपी, ये जीपी 1 दिख रही है, ये जीपी 1 दिख रही है, क्या मुझे जीपी में लास्ट टर्म की कभी जरूरत होती है, कभी नहीं होती। जीपी में लास्ट टर्म का करना क्या है, जीपी में तो 3 ही चीजें चाहिए सम लिखने के लिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स, बस कहानी खत्म, तुम लास्ट टर्म के पीछे भागो ही मत। तो क्या बोल रहा हूं बेटा, अब ये जीपी 1 हो गई, वो जीपी 2 हो गई। जल्दी से इस जीपी के बारे में बात करते हैं। इसका ए है ये 80, डी है 10, और नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी, 8 वाली में थी n-1। सिमिलरली इस वाली जीपी में ए तो है 4 × 10 की पावर n, ये रहा, डी है 10, और नंबर ऑफ टर्म्स हैं n, क्योंकि n थे ये 4,
जल्दी से अब सम ऑफ जीपी लगा दो दोनों में, सिंप्लीफाई करो, देखो एक होल स्क्वायर बन जाएगा। ट्राई करो, मजा आएगा तुम्हें, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो मैं करता हूं, देखो मैंने जान के छोटा लिखा है, शायद दिखने में दिक्कत हो रही होगी तुम्हें, बट तुम्हें पता है क्या लिखा है वो। अब बड़ा लिखूंगा क्योंकि मेन सॉल्यूशन अब शुरू हो रहा है। तो 9 प्लस D1 से, ओ डी लिख दिया मैंने, R लिखना चाहिए था ना मुझे यहाँ, कॉमन रेशियो होता है यहाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। अभी जरा एपी की आदत पड़ी हुई है ना। तो a r की पावर n -1 अपॉन r -1, ठीक लिखा है। फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ जीपी, a r की पावर n की जगह n-1 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ये थी। ऐसे ही दूसरे में लगाओ तुम, a की जगह 4 × 10 की पावर n, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, देखो ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 80 को भी खोल दो चाहो तो, 80 × 10 की पावर n-1 माइनस 80 अपॉन 9 प्लस इसको भी खोल दो, 4 × 10 की पावर 2n हो गया वो। 9 एलसीएम ले लो, वन प्लस, अच्छा ये वाला जो जीरो है इसको इसकी पावर के साथ टांग दो, 10 लिख दो, 80 को 10 × 8 और 10 की पावर n हो जाएगी वो, 8 × 10 की पावर n हो जाएगा, माइनस 80 प्लस 4 × 10 की पावर 2n माइनस 4 × 10 की पावर n। 80 कट गया या 81 में से। सर ये तो बहुत लंबा, और सर प्रूविंग का क्वेश्चन है, प्रूविंग का क्वेश्चन कहाँ आता है सर जेई में अब? अरे मेरे भाई, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, क्वेश्चन को छोटा करना तुम्हारा काम नहीं है, वो एग्जामिनर का काम है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोटा करके वो ऑब्जेक्टिव में भी घुसा सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, सीखना है कि मैं क्या कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं इससे आपको। चलिए, तो ये सिंप्लीफाई होके यहां आ जाएगा 1 प्लस, अब ऑलमोस्ट हो गया देखो क्वेश्चन। हाँ, अब ध्यान दीजिए जरा, एक इंपॉर्टेंट स्टेप बचाया। ये वाली टर्म 8 × 10 की पावर n है और ये -4 × 10 की पावर n, तो 10 की पावर n कॉमन, 8 - 4 सीधे +4 लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, +4 × 10 की पावर n, और ये टर्म एज इट इज लिख लो, +4 × 10 की पावर 2n अपॉन 9। समझे क्या किया? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया ओरली मैंने, 10 की पावर n कॉमन लेके, 8 - 4 4। सर ये इतना अजीब सा आ गया, आप क्या करें सर? कुछ नहीं बेटा, हो गया क्वेश्चन। ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है, जरा चेक करो, पॉज करके चेक करने की कोशिश करो। 1 तो है ही स्क्वायर, ट्राई करो। ये b स्क्वायर लिखा है, ये 2ab लिखा है, चेक करो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये लिखा है 1 प्लस 2 × 10 की पावर n का होल स्क्वायर, नहीं लिखा? सोचो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे तो 9 मतलब 3 स्क्वायर ही है, तो 1 प्लस 2 × 10 की पावर n बाय 3 का होल स्क्वायर बन गया। देखिए हो गया ना प्रूफ? यही तो प्रूव करना था कि ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए पूरी चीज का समथिंग का होल स्क्वायर आ गया, प्रूव हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है बेटा। था ना बढ़िया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझने के लिए जीपी का, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जिनका रह गया था। आगे बढ़ते हैं फिर हम, इसके बाद साइड हो जाता हूं एक बार मैं, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। चलिए, तो जीपी के कुछ एग्जांपल्स करें। अब जैसे हमने एपी की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही क्विकली जीपी की प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। तो जीपी की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं सर? सबसे पहली प्रॉपर्टी वही, हर एक टर्म को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया किसी भी टर्म से, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी ही रहेगा। यहां एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से नहीं रहेगा। एपी में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करते थे, तब भी एपी रहता था।
जीपी में ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप मान लीजिए आपने 3, 6, 12, 24, 48 ये एक जीपी लिखी, मान लीजिए आप इन सबको 3 से डिवाइड कर देते हैं या 2 से डिवाइड कर देते हैं या 5 से डिवाइड, जिस मर्जी नंबर से कर दो, वो जीपी तो रहेगा हमेशा, या मल्टीप्लाई कर लो, जीपी ही रहेगा। ठीक है भाई, जीपी ही रहेगा, क्योंकि हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा ही ना उससे। कॉमन रेशियो में कोई फर्क थोड़ी आएगा भाई, अगर हर एक नंबर को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। सेकंड, इन द जीपी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हाँ, ये बढ़िया प्रॉपर्टी है। जैसे पहले होता था एपी में, पहली और लास्ट टर्म का सम वही होता था जो सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का सम होता था, वही होता था जो थर्ड एंड थर्ड लास्ट का सम होता था। अब वो सेम चीज सम हटा के प्रोडक्ट में वैलिड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है ऊपर तुम्हारे, देखो देख लो तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो। 48 इंटू 3 देखो क्या होता है। 48 इंटू 3 क्या होता है सर? पता ही नहीं हमें तो, इतना बड़ा किसको आता है? कर लो भाई। 144 होता है। 6 इंटू 24 भी यही होता होगा। सर 12 तो अकेला रह गया, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं और भी बढ़ा दो यार, इधर एक भी ले आओ। और फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट, सबका सेम आता जाएगा। ये यहां लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए जल्दी से थर्ड प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे अब हम। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर एबीसी जीपी में होते हैं तो जो कंडीशन होती है वो होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं बट ये खास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 3 नंबर जैसे एपी में होते थे तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता था, जीपी में होंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लेके शुरू करेंगे या प्रूव कर देंगे हम जब भी हमें जीपी में प्रूव करना होगा। ठीक है भाई, चौथी वाली प्रॉपर्टी तुम समझ ही सकते हो। अगर हर एक टर्म को रेज किया सेम पावर में, अगर हर एक टर्म को रेज किया सेम पावर में, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी आएगा। मतलब मान लो हर एक टर्म को तुमने स्क्वायर कर दिया, मान लो हर एक टर्म को स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 12 का स्क्वायर हो गया 144। ऐसे ही तुम 24 का भी स्क्वायर लिख सकते हो। 24 का स्क्वायर ध्यान नहीं आ रहा भी, 96, 576। तो ये भी जीपी लिखी है। देखो 4 से कॉमन रेशियो 4 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। 144/36 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। 144 इंटू 4 576, बिल्कुल ठीक। तो कॉमन रेशियो चेंज हो गया बट अभी भी जीपी तो है। पहले कॉमन रेशियो 2 था, वो भी होल स्क्वायर हो गया। बेसिकली तुम समझ गए। तो हर एक टर्म को स्क्वायर करेंगे तब भी वो जीपी ही बनेगा। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। कोई खास मुश्किल चीज नहीं है जो आज हम कर रहे हैं, वो इजी सा लेक्चर है। ज़्यादा तुम लोगों को स्ट्रेस नहीं होगा इस लेक्चर के बाद। तो थोड़ा बहुत अगर बैकलॉग रह भी गया है आज की क्लास के बाद तुम इजीली उसको कर सकते हो। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स इन जीपी इज गिवन। हाँ, जैसे अब पहले सम दिया होता था एपी में तो हम उनको ए बाय एन एस डी, ए प्लस डी, ए ऐसे मानते थे। अब अगर प्रोडक्ट दिया होगा जीपी में तब तुम मानोगे ए बाय आर, ए आर। प्लीज नोट, प्रोडक्ट दिया होगा अगर तब आप ऐसे मानेंगे। सिमिलरली 4 होंगे तो वही अपना ए गायब करके बचे हुए 2 में पैटर्न बना लेना। देखिए ए बाय आर, ए आर क्यूब, ए बाय आर क्यूब। कॉमन रेशियो अगेन अब यहाँ पे आर स्क्वायर है। कॉमन रेशियो आर नहीं है, आर स्क्वायर है इस वाले में। 5 वाले में ऊपर वाला पैटर्न चलेगा, कॉमन रेशियो आर है। 6 वाले में नीचे वाला चलेगा, कॉमन रेशियो फिर से आर स्क्वायर है। तो सेम एपी वाली चीज, कुछ अलग नहीं है। सवाल इसके ऊपर अगेन होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन क्या है? डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। अब ये बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है,
रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, फालतू का कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो आदत होती है जेई में, जेई का नहीं है वैसे क्वेश्चन, बट हाँ इसी तरह से क्वेश्चन बनाया गया जैसे जेई में बनते हैं। रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड तुमने 3D ज्योमेट्री में वर्ड सुना होगा। पैरेललोपिपेड होता है पैरेललोग्राम, जिसको 3 डायमेंशनल सोच लो, 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम। अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम वेक्टर 3D में पढ़ेंगे पैरेललोपिपेड के बारे में। जैसे पैरेललोग्राम 2 डायमेंशनल होता है, उसी पैरेललोग्राम को आप 3D में समझ लो। जैसे आपका जो रूम है वो तो क्यूबॉइड है, 3D रेक्टेंगल ऐसे सोचो, उसको टिल्ट कर दो अपने कमरे को, सारे पैरेललोग्राम बना दो फेसेस, तो वो पैरेललोपिपेड होता है। बट पैरेललोपिपेड के आगे भी रेक्टेंगुलर लगा दिया, क्या बोलना चाहते हैं वो? एक ऐसा 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल है, मतलब क्यूबॉइड बोलना चाहते हैं भाई। सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा इन्होंने, जान के तुम्हें परेशान किया। ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया सीधे क्यूबॉइड है, कोई बात नहीं, हमें तो समझ आ ही गया। तो उनकी डायमेंशन है एबीसी, जिसकी वॉल्यूम दी हुई है। तो अगर क्यूबॉइड की वॉल्यूम दी हुई है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम तुम्हें पता ही है, ए इंटू बी इंटू सी होती है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी दिया हुआ है, तो हम जो नंबर मानेंगे वो ए बी सी ना मानते हुए ऐसे मान लेंगे ए बाय आर ए आर, क्योंकि प्रोडक्ट उन नंबर्स का दिया है। सर ए आर स्क्वायर मान के भी तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इससे इजी पड़ेगा, 2-3 स्टेप कम हो जाएंगे तुम्हारे। तो ऐसे मानो वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई, ये साइड की लेंथ मान ली, तो वॉल्यूम यहां से मल्टीप्लाई करोगे आर कट जाएगा, ए क्यूब 216, यानी ए तो सीधे सीधे तुम्हारा 6 बन गया। और आर निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB + 2BH + 2HL, उससे करके आर निकाल लेना, सी निकल के आ जाएगा। कर लोगे? सी कौन सा वाला साइड है? सबसे छोटा वाला साइड, क्योंकि ये इनइक्वालिटी दी है, सबसे छोटा साइड बताना है आपको निकाल के कि क्या आने वाला है भैया आपका। तो कर लेना इस क्वेश्चन को, इजी है, सब लोग कर पाओगे, आई एम श्योर। चलिए, तो अब हम आज की क्लास के एंड पर आ रहे हैं बेटा। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है आज। 2 ब्रेन टीजर मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। देखो करने को मैंने अभी भी कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं तुम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। क्या बोल रहा जा रहा है? 4 डिफरेंट इंटीजर्स। पहली बात तो वो इंटीजर्स हैं और डिफरेंट है, अलग अलग हैं, मतलब D0 नहीं है, फॉर्म एपी, इंक्रीजिंग एपी भी है, मतलब इंक्रीजिंग एपी मतलब बढ़ रहे हैं नंबर, मतलब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। इतनी इंफॉर्मेशन से मुझे समझ आया कि डी जो है पॉजिटिव है और नंबर्स इंटीजर भी हैं। वन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर 3, फाइंड द नंबर। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को तुक्का मार के निकाल लेते हैं यार, ऐसे 3-4 इंटीजर ढूंढते हैं जो ये फॉलो कर लें, तो आंसर तो आ जाएगा, बट आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। तो तुक्का मार के नहीं निकालेंगे, मेथड से निकालेंगे। और प्लस अगर तुक्का मार के निकाल भी लोगे तो ये कैसे पता कि कोई और आंसर नहीं है उसके अलावा? वो एक आंसर है ठीक है, बट उसके अलावा कुछ और नहीं है, ये तो मेथड से ही पता लगेगा ना प्रॉपर, तो है या नहीं है वो भी पता लग जाएगा। तो प्रॉपर मेथड लगाइएगा, तुक्का मार के मत निकालिएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मजेदार, इंफॉर्मेशन बहुत कम है और पूछा बहुत कुछ है। 4 नंबर्स बस ये बोला गया एपी में है, और वन ऑफ देम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 3। एक इक्वेशन बनाने के लिए तुम्हें बस डेटा दिया है और नंबर पूछे हैं 4-4। मजेदार क्वेश्चन, ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं हूं ना। हाँ, ब्रेन टीजर 2 जीपी के ऊपर भी एक दे दिया मैंने, ट्राई करना इसको भी। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे सारे ब्रेन टीजर्स। अब से हर चैप्टर के बाद हमें करने ही है सारे के सारे ब्रेन टीजर्स डिटेल में डिस्कस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ब्रेन टीजर 12 इतने दिनों से परेशान कर रहा है हमको, हम इतनी बार चैट पे भी लिख चुके हैं सर, पिछली बार भी आपने शुरू कराया पर ख़त्म नहीं किया, हमें बड़ा बुरा लगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा उसमें अपना लगाते रहो, दिमाग लगाओ। हो सकता है 2-4 लोगों ने भी कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लगाया हो, चाहे क्वेश्चन नहीं कर पाए हो, बट सीखा तो होगा कुछ। आज हम करेंगे बेटा इस वाले ब्रेन टीजर को कंप्लीट। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली सुनना जरा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सच दैट log ऑफ दिस इक्वल टू log ऑफ दिस हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन फॉर x। तो 99% जनता जो करती है इसमें वो ये करती है कि log log हटाओ, 8x, सॉरी 8 कहां से आ गया, x² + 2ax इक्वल टू 8x - 6a - 3। और सर ये क्वाड्रेटिक बन गई,
इस क्वाड्रेटिक में 2x कॉमन, क्योंकि आप चाहते हो x की एक ही वैल्यू आए तो d को 0 डाल दो, इक्वल रूट्स बन जाएंगी, x की एक ही वैल्यू आएगी, एक ही सॉल्यूशन आएगी। ठीक है भाई, तो हमारे पास आ जाएगा सर 4 इंटू ए माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4, 4 कट गया सर, सर यहां से आ गया a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 13, a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 13। हो गया सर आंसर खत्म। इतना इजी क्वेश्चन, आप ऐसे ही इसको ब्रेन टीजर बना के बैठे हुए हो। तो भैया मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ये आंसर आए तो तुम्हारा गलत है। और क्यों गलत है, एक बात ये भी मैंने समझाई थी, नहीं आपने सुनी थी तो कोई बात नहीं, अब सुन लो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, हमें लॉग भी तो दिया था, लॉग तो हमने हटाया है। लॉग का क्या पर्पस होता है कि भैया ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर ये नेगेटिव हो गई तो लॉग नहीं डिफाइन होगा। तो तुमको ये भी इंश्योर करना है कि ये और ये जो तुमने इक्वल रखे हैं, ठीक है इक्वल तो रख दिए इन दोनों को, बट ये कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहे। कि अगर नेगेटिव हो रहे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, a1 ले लेते हैं एक बार, केस 1 a इक्वल टू 1 और केस 2 a इक्वल टू 13। और क्योंकि ये a और x दोनों आ रहे हैं तो a1 के लिए भी x निकालता हूं और a13 के लिए भी x निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, a इक्वल टू 1 वापस क्वाड्रेटिक में डाल दूंगा। कहां गई क्वाड्रेटिक तुम्हारी, भाई ये क्वाड्रेटिक की तो तुमने सॉल्व करी है। इस क्वाड्रेटिक में कलर चेंज कर देते हैं, इस क्वाड्रेटिक में तुम a को 1 डाल दो तो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उससे x भी मिल जाएगा यानी रूट मिल जाएगी। जल्दी से करता हूं, तो एक्स स्क्वायर a1 डाला तो बेटा -6x प्लस 9 x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है यानी x इक्वल टू 3 आ गया। a1 है तो x 3 है। बिल्कुल ऐसे ही a13 के लिए निकालता हूं, 13 डाला, 13 माइनस 4 9, 9 टू 18, 78 प्लस 3 81, तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर तो आना ही था क्योंकि कोइंसिडेंट रूट्स हैं, d0 तो रखा ही हमने, x माइनस 9 आया। इसका मतलब जब a 13 है तो x माइनस 9 है और जब a 1 है तो x 3 है। ठीक है सर, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अब अगर इन पेयर में से किसी के लिए भी, देखो LHS में इस वाले में रखो या इसमें, ये पॉजिटिव आना चाहिए ये भी आना चाहिए, तो दोनों में रख के मत चेक करो क्योंकि ऑलरेडी तुम इन दोनों को इक्वल तो रख ही चुके हो ना। अरे इक्वल तो रख ही चुके हो तो एक में रख लो, वो भी लीनियर वाले में ज्यादा आसान रहेगा यार मेरे लिए, फालतू क्वाड्रेटिक में x का स्क्वायर वायर बनेगा, उसमें भी रख सकते हो, किसी भी एक में चेक कर लो क्योंकि एक पॉजिटिव आया तो दूसरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों इक्वल रख चुके हैं। पॉजिटिव होना जरूरी क्यों है, क्योंकि भैया लॉग लगा था उनके आगे, वरना डिफाइन ही नहीं होगा। तुम फालतू में मजे ले रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लॉग हटा के बैठे हो, उन्होंने तो लॉग दिया था ना, तो सॉल्व करने के लिए लॉग होना जरूरी था। तो एक काम करते हैं, इसमें 8x दोनों केस में एक करके डाल लो और पता कर लो भैया किसमें पॉजिटिव आ रहा है। पर ध्यान रखना क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद तो मेन क्वेश्चन शुरू होगा। हाँ तो 8x -6 से -3 में जरा डालता हूं, 8 3 24 -6 -3 24 -9 15 पॉजिटिव आ गया, मजा आ गया। ये 15 आया तो ये भी 15 ही आएगा, तुम्हें डालने की जरूरत नहीं है। -9 और 13 डालता हूं इसी के अंदर, तो 8x -6 से -3, 8 9 जा 72 तो -72, अरे ये तो नेगेटिव ही दिख रहा है सर, 13 6 जा 78 माइनस और माइनस तीनों ही नेगेटिव है, ओवरऑल तो सर नेगेटिव ही आना है ये वैल्यू। सर ये तो बेकार हो गई क्योंकि ये लॉग को डिफाइन नहीं करेगा, इसका मतलब ये 13 इक्वल टू 13 इज रिजेक्टेड। तो सर इसका मतलब 1 = 1 हो गया आंसर। तो 1 = 1 हो गया आंसर, 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 1 = 1 हो गया आंस
तो a इक्वल टू 1 तो सही है, बट वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए गलत है। और भी आएंगी a की वैल्यूज, और भी आएंगी a की वैल्यूज। a बिलोंग्स टू, ये आएगा यूनियन 1। ये कहां से आ गया सर इतना अजीब सा, एक इंटरवल आ गया, बिल्कुल। तो ध्यान दो, तुमने अभी क्या किया, तुम्हें एक सॉल्यूशन चाहिए थी, तो तुमने क्या किया सर, इसका d 0 कर दो। बट एक और सिनेरियो ऑब्टेन हो सकता है कि भैया d पॉजिटिव ही हो, d पॉजिटिव हो मतलब दो अलग अलग रूट्स हो, बट एक रूट के लिए ही ये पॉजिटिव आ रहा हो। क्या बोला मैंने, कि दो रूट्स आए इस क्वाड्रेटिक की। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक का सवाल, मजेदार क्वेश्चन। इस क्वाड्रेटिक की दो ही रूट्स आए, बट सर उनमें से किसी एक के लिए ही ये पॉजिटिव हो रहा हो, दूसरे के लिए नेगेटिव हो रहा हो। आई बात समझ में क्या बोला मैंने? तो भी तो ये इंश्योर हो जाएगा कि हमारी सॉल्यूशन एक्स की एक आ जाएगी, क्योंकि एक तो रिजेक्ट हो जाएगी, जिसके लिए नेगेटिव हो रहा होगा वो तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि एक सॉल्यूशन मिल जाए। तो अगर क्वाड्रेटिक की दो भी आ जाए तो हमें क्या मतलब, उसमें से एक तो रिजेक्ट ही हो रही है ना भाई। तो ये वाला केस मिस हो जाता है। इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे जल्दी से। चलिए तो सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। हाँ तो क्वाड्रेटिक लिख लेता हूं पहले, क्योंकि क्या है, बड़ी गंदी सी क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू a माइनस 4 प्लस 6a प्लस 3 तो मैंने क्या बोला, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, सपोज अल्फा और बीटा, राइट। तो d तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और एक काम करो, एंड लेट कर देते हैं हम fx, इस चीज को। हम किस चीज को fx लेट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक को नहीं कर रहे, इसको, क्योंकि हम तो इसको पॉजिटिव चाहते हैं भाई। इसको क्यों नहीं चाहते, अरे ये भी पॉजिटिव ही है भाई, बट लीनियर को इजी रहेगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर ये आएगा तो ये भी इक्वल आएगा, क्योंकि इक्वल रखे हैं। तो ये मेरे लिए ज्यादा इजी है, इसलिए इसको लेके चल रहा हूं। fx इसको मान लेते हैं 8x माइनस 6a माइनस 3, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड f अल्फा इंटू एफ बीटा नेगेटिव होना चाहिए। आया मजा? क्या लिखा मैंने, कि f अल्फा इंटू एफ बीटा का प्रोडक्ट नेगेटिव। समझ गए क्यों? क्योंकि इनमें से फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। प्रोडक्ट नेगेटिव है, कोई सा भी एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव। जो नेगेटिव हो रहा होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो रहा होगा उसकी वजह से एक रूट एक्सेप्ट हो जाएगी, एक सॉल्यूशन एक्स की आ जाएगी। तो बस अब अपने को ये दो कंडीशन लिखकर क्या करना है, कुछ भी नहीं, इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। सर कर दो भाई जल्दी से। ये तो मैंने लिखा ही था अभी, डिस्क्रिमिनेंट पूरा क्या सॉल्व करना। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था ना, a माइनस 13 इंटू ए माइनस 1। तो a माइनस 13 इंटू ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये तो वेवी कर्व लग के आ ही गया। दूसरे वाले की बात कर लेता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये वाली। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, मतलब यहां अल्फा डालो, तो 8 अल्फा माइनस 6a माइनस 3 इंटू 8 बीटा माइनस 6a माइनस 3 का प्रोडक्ट नेगेटिव। सर ये कैसे सॉल्व करें? अरे बड़ा इजी है, इसको जब खोलोगे तो क्या होगा, 8 अल्फा इंटू 8 बीटा तुम्हारा हो गया 64 अल्फा बीटा, ठीक है जी। माइनस इस पूरे को जब 8 अल्फा से करोगे तो माइनस कॉमन, माइनस 8 अल्फा 6a प्लस 3, बिल्कुल ऐसे ही माइनस दिस इंटू 8 बीटा का मतलब माइनस 8 बीटा 6a प्लस 3, और माइनस माइनस कॉमन आके कट गया, 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0। इनमें से भी माइनस 8 6a प्लस 3 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहां से। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, 6a प्लस 3 ही तो है। 64 इंटू 6a प्लस 3, ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा क्या है देखो,
-2 इंटू ए प्लस 4, माइनस माइनस कट के 16 इंटू ए माइनस 4 प्लस 6a प्लस 3 होल स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है भाई, अब क्या 6a प्लस 3 कॉमन ले लो, 6a प्लस 3 कॉमन लिया, 16 इंटू दिस, ठीक है, और प्लस 6a प्लस 3 लेस देन 0, 64 कटा, 6a प्लस 3 इंटू 16 और 6 22, a प्लस 3। क्रिटिकल पॉइंट्स जल्दी से निकालेंगे। काफी ज्यादा नेगेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये नंबर लाइन को इधर बना लेता हूं। इस वाले के क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हैं? एक तो माइनस हाफ है, एक तो माइनस हाफ है सर, -3/6, और एक -3/22 है। कौन सा छोटा है सर? जो बड़ा दिख रहा है, माइनस हटा के 0.5 ये आ रहा है, और ये तो बहुत छोटा है, तो ये बड़ा दिख रहा है इसलिए छोटा हो गया। तो माइनस हाफ ज़्यादा छोटा है, -3/22 के बाद है, और नेगेटिव का मतलब ये दोनों शेड, यही इंटरसेक्शन हो गया सर, क्योंकि ये इनका कॉमन हो गया। तो यही आंसर था क्या? देख लो भाई, दूसरा आंसर अपना यही आया था ना, माइनस हाफ से -3/22, बिल्कुल ठीक आया है। और एक 1 तो करली ब्रैकेट में आया ही था, क्योंकि 1 हमने एक्सेप्ट किया था। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर हो गया। आया ना मजा? बढ़िया क्वेश्चन था ना, देखो कितना बढ़िया दिमाग लगा इसमें। कैलकुलेशन इतनी नहीं थी, ये देखो इसमें तो सीधे कॉमन लेके कितनी इजीली कैलकुलेशंस हो गई, बट कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा। लोकेशन ऑफ रूट्स जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लग गया, लॉग को मिक्स करके। तो जितने भी चैप्टर हमने पढ़े थे अभी, उन सबको इस क्वेश्चन में कर दिया मिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया है लॉजिक। चलिए, तो अब आज के लेक्चर में देखो बहुत ज्यादा टफ चीजें हमने नहीं करी, एपीजीपी करा है, क्योंकि मैंने अभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने शुरू करे हैं इस चैप्टर के। 2-3 लेक्चर्स के बाद हम काफी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें और भी करेंगे। तो आज अपना होमवर्क क्या है, या बता दिया मैंने। जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आते, जिनको बिल्कुल बेसिक में प्रॉब्लम है एपीजीपी की, वो सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी करें, उसके अलावा कुछ ना करें पहले। जिनको थोड़ा बहुत उसमें आइडिया है एनसीईआरटी का, बट हाँ फिर भी उनको लगा कि हाँ यार इतना ईजी भी नहीं था लेक्चर, तो वो डीपीपी से शुरू करें। और जिनको लगे कि नहीं यार हमको तो उतना बेसिक लेवल आता है, तो आप सीधे मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। 1 to 19 क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर है, सीधे सीधे 19 क्वेश्चन। तो आज की क्लास थोड़ी लाइट रखी, जो भी बैकलॉग है आज उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अगले लेक्चर से जब हम टफ चीजें करनी शुरू करेंगे तो बेटा अपने को ट्रैक पर चलना है, फिर नहीं फिसलना। चलिए, सो विद दैट वी कम टू एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। एंड में हर बार की तरह मेरा थैंक यू एज वेल एज आप लोगों के लिए एक मैसेज जो दिख नहीं रहा पूरा, अब दिख गया, #IIT फोड़ना है। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं क्यों लिखता हूं हर लेक्चर में, ताकि आप लोग अपना एम ना भूलें। आप ये ना भूलें, बीच में जो प्रॉब्लम्स आए, आपको टफ लगे चीजें, या शुरुआत में जिस जोश से शुरू किया था, बीच में कहीं ना कहीं वो डगमगा जाता है। तो मैं चाहता हूं इस मैसेज के थ्रू आप डेली ये बात याद रखें, आपको डेली ये बात याद आए कि भैया हमको हिलना नहीं है, हमको अपना टारगेट भूलना नहीं है। चलिए, तो विद दैट वी कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।